चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल को माना है, आकर्षण बल को माना। लिखना, इससे इनके अनुसार इस बल से जल में लंबवत या ऊर्ध्वाधर गति देखने को मिलती है तथा पृथ्वी की गति के कारण, ध्यान देना मेरी बात, ये इनका विचार है, पृथ्वी की गति के कारण जल में क्षैतिज गति या विस्थापन देखने को मिलता है। अब ये भाई साहब क्या करें, पृथ्वी घूमती है इधर से इधर, पश्चिम से पूर्व, लेकिन जल में क्षैतिज विस्थापन होता है पूर्व से पश्चिम। बस ये बात याद रखनी। इनके अनुसार जल का क्षैतिज विस्थापन पूर्व से पश्चिम होता है। यानी इन्होंने प्राथमिक कारण के रूप में क्या माना, प्राथमिक जो कारण है वो है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और इनके अनुसार इस बल से जल में लंबवत या ऊर्ध्वाधर गति देखने को मिलती है तथा पृथ्वी की गति के कारण, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई, पृथ्वी की गति के कारण जल में क्षैतिज गति या विस्थापन देखने को मिलता है। और इसी कारण सिद्धांत को नाम क्या दिया जाता है, आपका गतिक सिद्धांत दिया जाता है। गतिक सिद्धांत देने वाला बंदा कौन है, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, लाप्लास है। इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट जो सिद्धांत है, प्रगामी तरंग सिद्धांत, किसका है, विलियम हेवेल का है। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है, विलियम हेवेल का है, आपको याद रखना। प्रगामी तरंग सिद्धांत देखिएगा, नंबर 1 पे बात आती है प्रगामी तरंग सिद्धांत। यहां मैंने कहा प्रगामी तरंग सिद्धांत, सीधा सीधा सा क्वेश्चन बना कि प्रगामी तरंग सिद्धांत ये दिया किसने, आपका उत्तर आ जाएगा विलियम हेवेल। ये दिया विलियम हेवेल। आप कहेंगे कब दिया, 1833 में। इसी सिद्धांत के साथ अपन कह सकते हैं नहर सिद्धांत। ये नहर सिद्धांत किसने दिया, ये दिया एरी महोदय ने, एरी महोदय ने दिया। इसी सिद्धांत का अपन कहें परिष्कृत रूप मान सकते हैं 1842 में दिया। कब दिया, 1842। अब प्रगामी तरंग सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध, कौन से गोलार्ध में, ये सिद्धांत कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल राशि की अधिकता है, दक्षिणी गोलार्ध में जल राशि की अधिकता होने के कारण ज्वारोत्पादक बल से सागरीय क्षेत्र में ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ज्वारीय तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और ये वाले भाई साहब एक बात कह रहे हैं कि दक्षिण में ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आगे क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे आई, जिन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्राथमिक तरंग कहते हैं। लेकिन अब भाई साहब ये अच्छी बात ये कह रहे हैं कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध में तरंगें हैं, अब ये यहां से मोमेंट करना शुरू करेंगी और मोमेंट पूर्व से पश्चिम करेंगे, क्योंकि पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व है और जल इसके ठीक विपरीत गति करे, कोई नहीं कर लेगा। यहां से गति करते करते धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगी। यहां इनको प्राथमिक तरंग कहा, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगी और तटों से टकराएंगी तो इन्हें कौन सी तरंग कहा जाएगा, द्वितीयक तरंग कहा जाएगा। ठीक बात है, यानी यहां पर ये ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होगी दक्षिणी गोलार्ध में, इसके बाद ये तटों से टकराती हुई उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी और जैसे ही तटों से टकराएंगे द्वितीयक तरंग का, फिर छोटे छोटे तटों से टकराएंगे तो इन्हें तृतीयक तरंग का। और ये जो द्वितीयक और तृतीयक तरंगें हैं, ये ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण बनती हैं और उत्तरी गोलार्ध में जाते जाते फिर ये तरंगें समाप्त हो जाती है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं, और पॉसिबल नहीं है। इसी कारण तो इनके विरोध में एक सिद्धांत आया था, बोले भैया ये सब बकवास की बात है, दक्षिणी गोलार्ध का ज्वार बल, दक्षिणी गोलार्ध की ज्वार तरंग उत्तरी गोलार्ध में जाके ज्वार लाएंगे, हो ही नहीं सकता। तभी आया था स्थैतिक तरंग सिद्धांत कि ज्वार जब आएगा तो स्थान विशेष पर लगने वाले बल के कारण आएगा। ये हैरिस ने दिया था सिद्धांत, और ये सिद्धांत किसने दिया है, विलियम हेवेल ने। इनके अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में जल राशि की अधिकता है और जल राशि की अधिकता होने के कारण क्या होगा, ज्वार पर बल लगेगा, वो सागरीय क्षेत्र में ज्वार की तरंगें उत्पन्न होंगी, जिन्हें आप क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंग कहेंगे। अब प्राथमिक जो तरंग होगी, आइए उसके बाद में क्या करेगी, आइए आपका उत्तर में जाएंगी और जैसे ही उत्तर में जाएंगी आइए द्वितीयक तरंग बन जाएंगी। तो नेक्स्ट आप लाइन लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में आप। आइए यहां से चलेंगे, इन तरंगों का स्थलों से विरोध होगा तो दिशा परिवर्तन होगा, उसके बाद लिखिएगा, यहां से ये तरंगें पूर्व से पश्चिम गति करती हुई उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तथा स्थलीय अवरोधों के कारण दिशा परिवर्तन होता है, दिशा परिवर्तन होता है एवं स्थलीय अवरोधों के कारण दिशा परिवर्तन होता है एवं क्या होगा, दिशा परिवर्तन होता है। द्वितीयक तरंगों की उत्पत्ति होती, उसके बाद लिख लेना, छोटे तत्वों व अड़ियों से टकराने के बाद तृतीयक तरंगों की उत्पत्ति होती है एवं ध्रुव के पास जाते जाते ये तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। ये यानी
जाते तरंगे क्या हो जाती हैं, तो आपका उत्तर बनेगा ध्रुवों के पास जाते जाते ये तरंगे विलुप्त हो जाती है। आपको याद रख लेनी है बात, ठीक है। इसके बाद में विलियम हेवेल का जो सिद्धांत है, इसमें आपको याद रखना है कि जैसे ये दक्षिणी दिशा से ऊपर की तरफ जा रही है उत्तर दिशा में, जैसे जैसे संकरे महासागर आएंगे, संकरे जो सागर आएंगे, ज्वारीय तरंगों की जो गति है ना, ये गति क्या होती है, बढ़ती। याद रख लेना, संकरा सागर आ जाएगा तो ज्वारीय तरंगों की गति है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लास्ट आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं स्थैतिक तरंग सिद्धांत। लास्ट है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। फिर आपका प्रश्न बनेगा कि स्थैतिक जो तरंग सिद्धांत है सर ये बताइएगा, ये दिया किसने, ये हैरिस नाम के महोदय ने दिया। कब दिया, ये 20वीं शताब्दी में दिया, और ये लगभग 1904 में दिया। अच्छा बना, इन्होंने आगामी तरंग सिद्धांत की आलोचना की एवं कहा कि ज्वार भाटे के लिए, ज्वार के लिए मान लो, ज्वार के लिए स्थानीय या क्षेत्रीय बल ही कार्य करता एवं उस स्थान विशेष पर ही, स्थान पर ही चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। यानी जो चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है, अब उसके कारण क्या होता है, तो आपका उत्तर आएगा उस आकर्षण बल के कारण ही ज्वार की क्या होती है, तो आपका उत्तर आ जाएगा उत्पत्ति होती है। स्थान विशेष पर होती है तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत वैसे याद रहेगा, किसने दिया, हैरिस ने दिया। और इन्होंने एक पानी के बर्तन को लेके और प्रयोग किया, यानी मैं यूं भी कह सकता हूं इनका जो प्रयोग रहा, ये पानी के बर्तन पर रहा, पानी के बर्तन पर रहा। आप बर्तन को लेंगे और जैसे आप उसको यूं हिलाएंगे तो बीच में एक बिंदु ऐसा रहेगा, अभी हिलाएंगे तो पानी इधर ऊपर उठ जाएगा, इधर ऊपर उठ जाएगा, फिर यूं उठ के वापस इधर भी आएगा, लेकिन सेंटर के अंदर है, वहां पर क्या रहेगा, वहां पर संतुलित रहेगा, उसे भ्रमर बिंदु कहा गया। क्या कहा गया, अगर मान लेते हैं आपके सामने इस प्रकार का कोई डायग्राम दे दिया जाए, इस प्रकार का कोई डायग्राम दे दिया जाएगा आपके सामने, है ना, ऐसे, तो ये वाला जो है, इस वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, इस वाले बिंदु को भंवर बिंदु कहा जाता है। ये याद रख लेना, प्रश्न आ सकता है इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो भंवर बिंदु कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। और मेन बात याद रखनी, ज्वार के लिए जो बल लगेंगे वो स्थानीय क्षेत्रीय बल की कार्य करेंगे, उस स्थान पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होगी। ऐसा नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर से तरंगे आ रही हैं, प्रगामी मतलब चलती हुई आ रही है। प्रगामी तरंग सिद्धांत में क्या था, वहां से तरंगे आ रही, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इन्होंने सीधा कहा है, क्या कहा कि स्थान विशेष पर बल है वो लगेगा। समझिए मेरी बात, तो इस बात नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत में आपको याद रखना है, इनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं, प्रत्येक महासागर में स्थानीय और क्षेत्रीय कारक होते हैं, ये अपना भाई साहब काम करते हैं, ये तो बावली बात कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है ना। इसके बाद प्रश्न बनेगा, इन्होंने क्या कहा है, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के द्वारा ही समुद्री जल में दोलन या उत्थान होता है। और समुद्री जल का जो उत्थान है ये महासागरों में अलग अलग समय और अलग अलग ऊंचाई पर आधारित होता है ना। तो वो तो अभी आगे बात करेंगे अपन, अभी ज्वार भाटा पूरा हुआ नहीं, आगे बहुत भी ज्वार भाटे से संबंधित बातें होंगी अपनी, चिंता ना कीजिएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। क्या मन में आपके मन में है कि यहाँ क्या, यहाँ जल भैया, यहाँ पर क्या है, जल है, ठीक है ना, भंवर बिंदु है, यहाँ पर तो बिल्कुल जल का लेवल ठीक है, और इधर इधर संतुलित होता रहता है। बाकी वो भी बातें करेंगे। और अगली जो क्लास आनी है वो पर ठीक विपरीत वाले भाग पर जो आएगा, अब वो अकेंद्रीय बल के कारण आएगा। 1687 में उन्होंने सिद्धांत दिया। इसके बाद फिर आगे बात की, तो विलियम हेवेल नाम का विद्वान आया, उसके बारे में हमने देखा कि प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया 1833 में, और उसी सिद्धांत से संबंधित था नहर सिद्धांत दिया एरी ने। प्रगामी तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि ज्वारीय जो तरंगे हैं इनकी उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और उसके बाद में ये जो तरंगे हैं ये धीरे धीरे गति करती उत्तरी गोलार्ध में आती है। फिर हमने बात की लाप्लास सिद्धांत की, लाप्लास ने सिद्धांत दिया गतिक सिद्धांत, जो 55 के अंदर दिया गया 1755 में। और लास्ट में हमने बात की स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ये 1904 के अंदर हैरिस ने दिया। इन सिद्धांतों के बाद में आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि ज्वार भाटा आता है। अब हमने ये देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता है तब जो भाग पृथ्वी का चंद्रमा के सामने होता है वहां पर क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। अब सुनिएगा बात और समझिएगा, और मुद्दों को थोड़ा थोड़ा ही सही समझते चलिएगा। देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटे की चर्चा करें अपन, उससे पहले आपको यहाँ ये देखना होगा कि अपनी जो पृथ्वी वो क्या चंद्रमा के साथ कोई कोण बनाती है क्या। आपका जवाब आएगा जी हाँ, बिल्कुल 5 डिग्री का झुकाव है अपने चंद्रमा और पृथ्वी के दोनों की कक्षा तल के अंदर, बिल्कुल 5 डिग्री का है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाता है कितने दिन में, तो आपका उत्तर आएगा 27.5 दिन में। कितने दिन में चक्कर लगाता है, 27.5, यानी एक चक्कर पूरा हो जाता है कितने दिन में, तो आपका उत्तर आएगा एक चक्कर पूरा हो जाता है 27.5 दिन। देखिएगा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने कहा कि ये अपनी पृथ्वी, मैंने कहा कि ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है, इसे आप पृथ्वी मानिएगा, ठीक है। और पृथ्वी के चारों तरफ है, ये कौन घूमता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी के चारों तरफ है, ये कौन चक्कर लगाता है, तो आप क्या कहेंगे, पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो कौन है, वो है चंद्रमा। यानी चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा अपनी पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। ठीक बात है, सर लगाता है। अब मेरी बात सुनिएगा और आराम से समझिए, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यूं कहा कि ये वाला कोई भाग है, ये चंद्रमा की स्थिति है, जिसे आप एम कह सकते हैं, मून कह सकते हैं, ये अपनी पृथ्वी। जब चंद्रमा यहां है तब पृथ्वी के इस बिंदु पर अपन इसको कै बिंदु कह सकते हैं, इस बिंदु पर क्या आएगा, ज्वार आएगा कि नहीं आएगा सर। कै बिंदु पर ज्वार आया, ये कौन से बल के कारण है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, कै बिंदु पर जो ज्वार आएगा ये कौन से बल के कारण आएगा, आपका उत्तर बन जाएगा कै बिंदु पर ज्वार ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अब चूंकि चंद्रमा ये एक दिन में तो चक्कर लगाता नहीं, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगता है, 27.5 दिन का। यानी मैं यूं कह सकता हूं, यहां मैं एक बात लिख सकता हूं और ये लिख सकता हूं, चंद्रमा को परिक्रमण करने में, चंद्रमा को परिक्रमण करने में समय लगता है, समय लगता है। पूछा कितना समय लगता है, चंद्रमा को परिक्रमण करने में समय लगता है। अब मैंने आपसे पूछा कि कितना समय लगता है, आप ये बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना समय लगता है, तो आपको बताना है कि चंद्रमा को परिक्रमण करने में कितना समय लगता है।
आपका उत्तर क्या आएगा? चंद्रमा को परिक्रमण करने में ये भाई साहब समय जो लगता है ये लगभग 27.5 दिन का लगता है। कितने दिन का लगता है? 27.5 दिन का समय लगता है चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूमकर आता है, परिक्रमा करता है उस टाइम। ठीक बात है सर। इस कहे वाले भाग पर क्या गया? ज्वार आ गया। अब ये बात आपको पता है, अच्छे ढंग से आप जानते हैं कि अपनी पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है। अपनी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, और जब ये वाला भाग बोले तो ये वाला भाग यूं चक्कर लगेगा और ये वाला भाग वापस अपनी जगह आएगा, वापस अपनी जगह आएगा, तब कितना टाइम लग चुका होगा? 24 घंटे। मैं यूं कह रहा हूं कि कै वाला स्थान जब वापस आएगा तब कितना टाइम लग चुका होगा? आपका उत्तर क्या बनेगा? जब कै वाला स्थान वापस आएगा उस टाइम तक कितने घंटे लग गए? यहां जब ये आया तो इसको 24 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 24 घंटे लगे। मैं ये कह रहा हूं कि कै वाला स्थान जब इधर से घूमकर वापस यहां आएगा, आराम से समझना तसल्ली से, कै वाला स्थान जब यहां से घूम के वापस यहां आएगा तो उसे कितना टाइम लग जाएगा? 24 घंटे। अब जब इसे 24 घंटे लग गए, सुनना मेरी बात, 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे जब इसे लग गए तो क्या चंद्रमा यहीं रहेगा क्या? नहीं, चंद्रमा भी आगे जाएगा। और चंद्रमा अब यहां पहुंच गया 24 घंटे। चंद्रमा जो है वो यहां पहुंच गया, यानी ये मून की सेकंड स्थिति बन गई और ये मून की फर्स्ट स्थिति। अगले दिन यहां पहुंचा तो कै वाले स्थान पर ज्वार कब आएगा? आपका उत्तर क्या बनेगा? कै वाले स्थान पर ज्वार जब ये इसकी सीध में था तब आया पहले दिन। अब ये दूसरे दिन की बात, और दूसरे दिन ज्वार कैपे कब आए? ज्वार कैपे तब आए भैया जब कै वाला स्थान इस M2 के सामने आए, तभी आएगा। यहां पे जब कै आएगा तभी अगला ज्वार आएगा। यानी मैंने कहा कै यहां पे आए ना तब जाके दूसरा ज्वार। ये कै की स्थिति क्या है? पहले दिन। मैंने कहा है ये कै की स्थिति क्या है? ये स्थिति पहले दिन की है, ये स्थिति पहले दिन की है। और अब ज्वार घूमकर अगले 24 घंटों के बाद में ये जो स्थिति है ये कौन से दिन की है? ये दूसरे दिन की। क्या फिक्स 24 घंटे बाद में ज्वार आएगा या कुछ समय लगेगा एक्स्ट्रा? आप कहेंगे एक्स्ट्रा समय लगेगा, तो एक्स्ट्रा समय कितना लगेगा भाई साहब? सुनना, मैंने यहां यूं कहा, सामान्य सी एक बात लिखनी चाहिए पर आप थोड़ा समझिएगा कि चंद्रमा इतने एक दिन में चंद्रमा को टोटल 27.5 दिन लगते हैं, तो क्या चंद्रमा यहां पर 1/27वां भाग, कितना भाग? 1/27वां भाग चंद्रमा ने कवर किया क्या? किया सर। और जब चंद्रमा ने 1/27वां भाग कवर किया तो अपन एक बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो 2/55 भाग कवर कर गया है। कितने घंटे में? 24 घंटे में, और गुणा में 60। और जब कवर कर गया तो यहां याद रखना है पृथ्वी को अब अतिरिक्त टाइम कितना लगेगा यहां से निकल जाएगा। चंद्रमा को 27.5 दिन लगते हैं और वो 24 घंटे में उसने क्या कर लिया? 27.5वां भाग तय कर लिया। 1/27.5 को 2/55 को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा सर। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60। इसके बाद में आपने 12 को 2 से गुना किया 24, और 24 गुना 24 बटे में 11 निकाल लो। अब निकाल लीजिएगा 24 गुना 24, 24 गुना 24 कितना होता है? बनी तो मेरे पास 10, 4 के 16 होता है, राशि की 1 होती है, 4 दूनी 8 होता है, राशि की 1 9 होती है। हो गया ना? आगे आ गया कि 4 दूनी होता है 8 और 2 दूनी होता है 4, 6 आ गया, 9 कितने हो गए? 17 हो गए, और ये हो गया 5, यानी 576 बटे में 11। 11 पंजे कितने हो गए? 55, बच गए 2 और 2 बच गए तो 11 दूनी 22, यानी लगभग 52 मिनट। कितने मिनट? 52 मिनट। ये पर कै वाला स्थान जब वापस अपनी पहले दिन वाली स्थिति पे आया तब इसे 24 घंटे लगे। अब ये जब दूसरे दिन चंद्रमा के सामने जाएगा तो उसे कितना अतिरिक्त टाइम लगेगा? 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा। कितने मिनट का? 52 मिनट। अब मैंने क्या कहा था पीछे वाली क्लास में? एक बात पढ़ गया था कि किसी स्थान पर जब वो चंद्रमा के सामने होता तब आता है प्रत्यक्ष ज्वार। चंद्रमा के सामने है तब आता है प्रत्यक्ष ज्वार, और विपरीत वाले साइड में आता है अप्रत्यक्ष ज्वार। विपरीत वाले साइड में कौन सा ज्वार आता है? प्रत्यक्ष। अभी अपन केवल प्रत्यक्ष ज्वार की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष जो ज्वार है, इस ज्वार के आने में कितना समय लगा? अतिरिक्त 24 घंटे तो लगने, अतिरिक्त समय कितना लगा? 52 मिनट का लगा। कितना लगा? 52 मिनट। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक प्रश्न बना। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, किसी स्थान पर एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, इसी स्थान पर एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार कितने समय के अंतराल से आएगा? कितने समय के अंतराल से आएगा? तो क्या बन जाएगा? अब यहां प्रत्यक्ष ज्वार की जा रही है, कितने समय के अंतराल से आएगा? तो 24 घंटे तो लगने ही लगने, ये तो लगने ही लगने हैं, इनकी चर्चा नहीं करनी, ये तो लगने ही लगने हैं। कितने समय के अंतराल से आएगा? उसमें अंतराल कितने मिनट का होगा? 52 मिनट। कितने मिनट का? 52 मिनट का अंतराल होगा। कैसे होगा? देखा आपने, ये चंद्रमा को परिक्रमण करने में समय लगता है 27.5 दिन, और बात जब अपन कर रहे हैं 27.5 दिन लगता है, ऐसे घूम के आता है। ये कैवाली पहले दिन की स्थिति है, कैवाली दूसरे दिन की स्थिति यहां पहुंचेगी तो जाके क्या होगा? चंद्रमा के सामने जब ये पहुंचा तब जाके ही ज्वार आएगा। और ये पहुंचा, ये यहां पहुंचा, यहां पहुंचने में 24 घंटे लगे थे। अब ज्वार तो कब आएगा? जब चंद्रमा के सामने आएगा तब यहां जाएगा, इसको 52 मिनट का अतिरिक्त समय लग जाएगा। कितने मिनट का? 52 मिनट का। सुनिएगा मेरी बात, यहां आपने कह दिया 52 मिनट का लगता है, ठीक बात, लेकिन मैंने वापस एक पृथ्वी बनाई, मैंने यहां वापस एक पृथ्वी बनाई और आपसे पूछा कि ये चंद्रमा है,
यहां जो ज्वार आएगा ये पृथ्वी का बिंदु ज्वार बिंदु, यहां कौन सा ज्वार आएगा? प्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार। और ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत यहां कौन सा ज्वार आएगा? प्रत्यक्ष ज्वार। यहां कौन सा ज्वार है? प्रत्यक्ष। यहां कौन सा है? प्रत्यक्ष। मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये पूछा कि प्रत्यक्ष ज्वार क्यों आया, तो आपका उत्तर आया चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। कौन सा ज्वार आया? प्रत्यक्ष ज्वार। बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष ज्वार क्यों आया? ये आया अपकेंद्रीय बल के कारण। ये कौन से बल के कारण आया? अपकेंद्रीय बल के कारण। पहली बात स्पष्ट हो गई आपकी। अब मैंने कहा कि पृथ्वी घूमेगी, घूमेगी भैया, क्यों नहीं घूमेगी? घुमाएंगे तो घूमेगी। आप जानते हैं इस चीज को कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। अब ये वाला स्थान ख यहां पहुंचेगा और क वाला स्थान घूमते घूमते यहां आ जाएगा। आएगा क्या? आएगा। मैं ये कह रहा हूं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नाम नहीं लिया, मैंने कहा किसी स्थान पर, किसी स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय बाद आएगा। यहां मैंने लैंग्वेज लिखी थी कि किसी स्थान पर एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार कितने समय के अंतराल से आएगा। 24 घंटे तो लग नहीं है, 52 मिनट के वो अतिरिक्त समय लगेगा, या अपन कहें देरी से आएगा, 52 मिनट देरी से आएगा। लेकिन मैंने अब अगली लैंग्वेज क्या बोली? मैंने अगली लैंग्वेज ये बोली है कि कोई भी एक स्थान, XYZ कोई भी हो सकता है, ये कैसे उस स्थान पर ज्वार आने के बाद में अगला ज्वार ये कितने समय बाद आएगा। आपका उत्तर क्या बनेगा? 12 घंटे यहां तक आने में लगी जाने, और यहां 24 घंटे 52 मिनट बाद आ रहा था। यहां पे कब आ जाएगा? यहां पे वो आ जाना है कितनी देर बाद में? 12 घंटे और 26 मिनट के बाद में। कितनी देर के बाद में? 12 घंटे और 26 मिनट के बाद। याद रखिए कैसे आया, सुनिए। क्या स्थान पे आया? प्रत्यक्ष ज्वार। क्या स्थान पृथ्वी घूमती तो है, पृथ्वी गति तो करती है ना। पृथ्वी का घूर्णन होता है, क्या होता है सर? जब पृथ्वी का घूर्णन होगा तो ये ख वाला स्थान तो पहुंच जाएगा ख वाली की जगह, ख वाला स्थान पहुंच जाएगा ख वाली की जगह। अब इस वाले स्थान पर, यानी मैं लिख दूं इस स्थान पर, इस स्थान पर पहले ज्वार के बाद, पहले ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा। यह आपको याद रखना है। इस वाले सेंटेंस को आप थोड़ा सा अलग ही रखिएगा। ये क वाला स्थान है, यानी इस स्थान पर पहले ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा। क वाले, समझ रहे मेरी बात? इसको अपन डायग्राम के हिसाब से यूं समझ सकते हैं। ये है, मैंने कहा ये यहां था क बिंदु, ये मून की स्थिति है। क बिंदु घूमते घूमते, क बिंदु घूमते 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 यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। इसी दौरान मून घूमते घूमते यहां पहुंच गया, मून घूमते घूमते यहां पहुंचा। तो इसको इसको इसके विपरीत आना पड़ेगा ना, ये थोड़ा और नीचे आएगा और यहां जैसे ही क आ जाना है, यहां जैसे ही क आ जाना। इसके ठीक विपरीत भाग में कौन सा बल लगेगा? आपके बल लगेगा। और मैंने कल भी आपको एक बात कही थी, लास्ट लाइन लिखवाई कि प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 ज्वार आएंगे। एक प्रत्यक्ष ज्वार आएगा जो चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा आएगा, और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा जो किसके कारण आएगा? जो आएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। तो किसके कारण आएगा? अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा। अपकेंद्रीय बल के कारण आ रहा है तो आ रहा तो ज्वार है ना, आ रहा तो ज्वार है, उसी स्थान पे आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं एक ज्वार के बाद उस स्थान पर दूसरा ज्वार आने में कितना समय लगता है? आपका उत्तर आ जाएगा, समय लगता है 12 घंटे और 26 मिनट का। कितने घंटे कितने मिनट का? 12 घंटे 26 मिनट का। तो यहाँ क वाले स्थान पर, यानी मैंने अब यहाँ स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके सामने, क वाले स्थान पर, क वाले क1 कर देता हूं, क1 क1 वाले स्थान पर पहला ज्वार, पहला ज्वार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्यक्ष ज्वार आया तथा इसी स्थान पर K2 स्थिति, ये K2 है, K2 स्थिति में 12 घंटे 26 मिनट बाद केंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आया, अप्रत्यक्ष ज्वार आया। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन यहां एक चीज बना सकते हैं ना, वो क्या बना सकते हैं कि एक स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार। अब यहां आपसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ नहीं पूछ रहा है, ये केवल यहां कह रहा है एक स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने कितने समय अंतराल से आएगा, दूसरा ज्वार कितने समय बाद आएगा, कितने समय बाद आएगा, ये आपसे पूछा है। और इसका जवाब आप यहां दे सकते हैं कि K1 वाले स्थान पर, K1 वाले स्थान पर पहला ज्वार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आया जो प्रत्यक्ष ज्वार है, और इसी स्थान पर K2 स्थिति में 12 घंटे 26 मिनट बाद अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आया। भाई जब ये यहां पहुंच गया, चंद्रमा जब यहां पहुंचा है, चंद्रमा जब यहां पहुंचा है, चंद्रमा जब यहां पहुंचा है, ये सीधी नहीं बन रही लाइन थोड़ी, चंद्रमा जब यहां पहुंचा है तो K2 यहां हो जाएगा और ये अप्रत्यक्ष बल के कारण द्वारा आएगा। अब जरा गौर कर ले, अब मैं कह रहा हूं कि चंद्रमा की गति को कैसे भी करके बढ़ाया जाए घटाया जाए तो क्या ज्वार के समय में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? आराम से समझना चीजों को तसल्ली से,
बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा, और आपको एक बार समझ में नहीं आए वीडियो को रोकिएगा, स्पीड कम कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, आराम से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। हाँ देखिए, मैं बात किया यहां तक बताओ, कोई समस्या आ गया? मुझे लगता है कि यहां तक कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि एक जो ज्वार आता है उसी स्थान पर, तो वहां उसे कितना टाइम लगता है। अब मैं अलग लैंग्वेज में दो चीजें लिख देता हूं। प्रत्यक्ष ज्वार, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दूसरा ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा। कितने मिनट के बाद? 52 घंटे, सॉरी 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष ज्वार, या एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखेंगे 12 घंटे और 26 मिनट के बाद, यानी प्रत्यक्ष ज्वार एक ज्वार के बाद जब दूसरा ज्वार आएगा, प्रत्यक्ष ज्वार एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आएगा तो 24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा, और प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष ज्वार, या एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर, यूं लिख दूं मैं, एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर, एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर, एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार कितनी देर बाद आएगा? 12 घंटे 26 मिनट बाद। ये कैसी स्थिति है भाई साहब, गौर कर लेना, ये सामान्य स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? सामान्य स्थिति, ठीक है, ठीक। अब सुनना, अब प्रश्न आएगा, एक बात नोट कर ले, चंद्रमा की घूर्णन गति का एवं पृथ्वी की परिक्रमण गति का ज्वार भाटे के समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात आपको याद रख लेनी है कि चंद्रमा की घूर्णन गति का और पृथ्वी की परिक्रमण गति का ज्वार भाटे के समय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह बात आपको याद रख लेनी है, ठीक बात। दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है? चंद्रमा की परिक्रमण गति का एवं पृथ्वी की परिभ्रमण या घूर्णन गति का, परिभ्रमण या घूर्णन गति का ज्वार के समय पर निश्चित ही फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से जो ज्वार का समय है उसके ऊपर क्या होता है? फर्क पड़ता है। चंद्रमा की घूर्णन गति का एवं पृथ्वी की परिक्रमण गति का ज्वार भाटे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा की परिक्रमण गति का और पृथ्वी की परिभ्रमण या घूर्णन गति का ज्वार के समय पर निश्चित ही फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है सुनिएगा तो समझिए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा सामान्य स्थिति। मैंने यूं कहा कि सामान्य स्थिति है। अब ये भाई साहब चंद्रमा है, इस वाले भाग पे ज्वार आया, इस वाले भाग पे ज्वार आया, बिल्कुल आया। और उसके बाद में अगले दिन जब ये यूं घूम के ऐसे घूम के ये पूरी पृथ्वी घूम के और पृथ्वी का स्थान यहां आया, उस टाइम चंद्रमा की स्थिति यहां आ गई। मैं यूं कह रहा हूं, समझिएगा बातों को। ये M1 स्थिति है, ये M2 स्थिति है। जब यहां ज्वार आएगा तो भाई साहब अपनी जो पृथ्वी है इसको यहां तक पहुंचने में 52 मिनट अतिरिक्त समय लगेगा। 52 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यहां से आने में 24 घंटे तो लगे रहे। अब यहां से आने में जब 24 घंटे लग रहे हैं तो 52 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए। मैंने क्या कहा? मैंने भी बात बना दी, और वो क्या बना दी आप भी सुनिएगा। मैंने क्वेश्चन बनाया, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए, सुनना मेरी बात, चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए तो प्रत्यक्ष ज्वार में कितना अतिरिक्त समय लगेगा? सामान्य अतिरिक्त समय लगता है 52 मिनट, हमें 24 घंटे तो लगना ही कर सकता हूं। मैंने यहां लिखा सामान्य स्थिति में अतिरिक्त समय लगता है 52 मिनट। अब भाई साहब ने क्या कहा? भाई साहब ने बात कह दिया कि परिक्रमण गति को दुगुना करना, किसकी? पृथ्वी की नहीं, चंद्रमा की। और जब चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर देंगे तो मुझे एक बात बताना, जो इसने इतनी दूरी तय की थी, अब क्या ये दूरी को तय करके यहां नहीं पहुंच जाएगा क्या? ये M2 की स्थिति कब है? जब परिक्रमण गति क्या कर दी गई? दुगुनी कर दी गई। यानी जब परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया गया तब चंद्रमा यहां पहुंच गया। अब ये वाला स्थान यहां से घूम के यहां तक आया था, 24 घंटे लगे थे इसको। अब ये यहां तक जाएगा, जब ये इतनी दूरी तय करना पड़ेगा इस स्थान को, तो इसे कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा? तो आप जानते हैं, इसको 104 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे? 104 मिनट का अतिरिक्त समय लग जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन करनी आ गई ना, तो इस टाइप का आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा दावे के साथ। शब्दों को समझना है, क्या पूछ रहा है अगला, और कैलकुलेशन करनी है आराम से। यहां पूछा यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए, क्या बात आ गई समझ में? परिभ्रमण लिख देता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा का परिभ्रमण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, ये गति प्रभावित करेगी। चंद्रमा का परिक्रमण ही प्रभावित करता है, परिभ्रमण नहीं। और पृथ्वी का परिभ्रमण ही प्रभावित करेगा, परिक्रमण।
पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है ना, अब वो चीज इसे प्रभावित नहीं करेगी, याद रखना, ठीक बात। यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगना कर दिया जाए तो प्रत्यक्ष ज्वार में क्या कहता है, प्रत्यक्ष ज्वार में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। सामान्य स्थिति में अतिरिक्त समय कितना लगता है, 52 मिनट का। और मैंने यहां लिख दिया चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी करने पर लगा अतिरिक्त समय कितना लगा, 52 मिनट की बजाय 104 मिनट लगा। और 24 घंटे तो लगने लग रहे हैं, ये तो लगे हैं। 24 घंटे की अवधि में तो तब फर्क आएगा जब पृथ्वी की गति को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। पृथ्वी की गति जब बढ़ जाएगी या घट जाएगी तब जाके याद रखिएगा वहां 24 घंटे की अवधि में फर्क आएगा। यहाँ अतिरिक्त जो समय है वो 104 मिनट लगा, पृथ्वी अपनी स्पीड से चल रही है, यहां तक इसको 24 घंटा लगा। अब अगर चंद्रमा यहां होता तो इसे 52 मिनट लगते, लेकिन चंद्रमा की गति दुगनी कर दी, चंद्रमा यहां पहुंच गया तो 52 मिनट और ज्यादा लगे, 104 मिनट लगे। मैंने यहां पर कहा कि अगर मान लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं कि अपने चंद्रमा की गति को आधा कर दें, चंद्रमा की गति को आधा कर दें। मैंने यहां लिखा जब परिक्रमण गति आधी कर दी जाए, यानी जब चंद्रमा की परिक्रमण गति को आधा कर दिया तो चंद्रमा M1 से M2 यहां पहुंचेगा, पृथ्वी घूम के आएगी और अब की बार इसे यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आप बता सकते हैं। यहां तक पहुंचने में मात्र पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 26 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेंगे, 26 मिनट। तो याद कर लीजिएगा, चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी करने पर, चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी करने पर अतिरिक्त समय आइए कितना लगेगा, आपका उत्तर आ जाएगा अतिरिक्त समय अब की बार भाई साहब 26 मिनट का। कितने मिनट का लगा, 26 मिनट का। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई है। अब ये तो प्रत्यक्ष ज्वार की बात होगी, कैसे ज्वार की बात होगी, प्रत्यक्ष की। आपसे यूं पूछ ले कि यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए तो उसी स्थान पर ज्वार कितनी देरी से आएगा, उसी स्थान पर ज्वार कितनी देरी से आएगा। तो सामान्य स्थिति में उसी स्थान पर ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। अब जब गति को दुगुना कर देंगे तो 12 घंटे 26 मिनट की बजाय 12 घंटे 52 मिनट की देरी हो जाएगी। कितनी देरी हो जाएगी, 52 मिनट की देरी हो जाएगी। यहां मेरे लैंग्वेज में क्या लिखा है, प्रत्यक्ष ज्वार। अगला प्रश्न मैंने कहा यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया गया तो, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया तो उसी स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय बाद आएगा, या ऑब्लिक में कितनी देरी से आएगा, या कितना अतिरिक्त समय लगेगा, कितना अतिरिक्त समय लगेगा, ये आपको ध्यान देना। प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा। यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए तो उसी स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार। पहले पर क्या लिखते हैं, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में क्या होता है, सामान्य स्थिति में ये होता है कि यहां पर M1 है, ये वाला कोई बिंदु है, ये वाला कोई बिंदु है, यहां ज्वार आया, इसके बाद ये घूमते 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 यहां पहुंचा और M की स्थिति यहां आ गई, तो यहां फिर ज्वार आएगा। यहां ज्वार कितनी देर बाद आता है, तो आपका उत्तर आएगा सामान्य स्थिति में यहां ज्वार आ जाता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। ये सामान्य स्थिति, ये कैसी स्थिति है, ये सामान्य। अब मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर ये कह दिया भाई साहब सुनना, इस वाली जगह ज्वार कब आया था, ये इसके प्रत्यक्ष बल के कारण आया था, लेकिन मैंने कहा यहां ज्वार क्यों आ रहा है, ये आ रहा है अब केंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा यहां पहुंच गया तो यहां भी एक स्थान पे ज्वार आएगा, ठीक इसके विपरीत यहां भी ज्वार आएगा। यहां जो ज्वार आएगा वो कोई बिंदु मान सकते हैं, XYZ जो भी हो जाएगा। यहां जब ज्वार आया है, ये कितनी देर बाद आया है, 12 घंटे 26 मिनट। ये कोई भी स्थान था मान लेते हैं, ये आपका अपना भारत है और भारत का कोई बिंदु है, यहां प्रत्यक्ष बल के कारण ज्वार आया, मान लो सुबह आया, चढ़ जाए, और इसके बाद में अब यहां पर दूसरा ज्वार कब आएगा, पृथ्वी तो घूमती नहीं हो, यूं घूमती है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, सर पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी जब यूं घूमेगी तो ये वाला स्थान घूम के यूं चला जाएगा, तो अब यहां ये वाला तो चंद्रमा के सामने आ गया, यहां प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, इसके ठीक विपरीत अब केंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। अब केंद्रीय बल कहां लगेगा, चंद्रमा के ज्वारीय बल के ठीक विपरीत यहां लग रहा है। तो यहां तो ये वाला स्थान जब इसके ठीक विपरीत आया, चंद्रमा भाई साहब आगे पहुंच गया था, और ये भी पूरा दिन नहीं हुआ है, ये 12 घंटे की अवधि हुई। और जब 12 घंटे की अवधि हुई है तो चंद्रमा है ये कितना पहुंचा है, 12 घंटे की अवधि में चंद्रमा जो है ये पहुंचा है थोड़ा सा आगे, और इसको पृथ्वी को यहां इस वाले भाग को कवर करने में पृथ्वी को लगा कितने अतिरिक्त मिनट का समय, 26 मिनट का अतिरिक्त समय। अब होता क्या, अब कहा यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया गया तो दुगुना कर देंगे, M है, M यहां पहुंच जाएगा, और M जब यहां पहुंचेगा तो यहां गौर कर लेना। अभी अब आपके कंफ्यूज होगा, आप कहेंगे सर अभी तो आपको M ने यहां से यहां पहुंचाया तो 104 मिनट लगा दिए थे, बिल्कुल लगा दिए थे, लेकिन वो 24 घंटे के बाद की स्थिति थी, ये 12 घंटे के बाद की स्थिति है। तो यहां से यहां जब M पहुंचा तो मैं यूं कह रहा हूं कि अब इसको कितना मिनट का टाइम लगेगा, इसको 52 मिनट का समय लगेगा, 52 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का, 52 मिनट। आप कहेंगे क्या यहां, अब यही तो गड़बड़, यहां नहीं, ये वाला भाग यहां है, पृथ्वी वाला भाग यहां पहुंचेगा, तो से 52 मिनट का समय लग जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब इस वाली स्थिति को मिटा
पृथ्वी का भाग जब यहां है, यहां से यहां है, इसको 12 घंटे लग गए। सामान्य स्थिति में ज्वार आता यहां तो इसको 26 मिनट का टाइम लग जाता, तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद में ज्वार आता। सामान्य स्थिति यहां बनती, यहां सामान्य स्थिति बनती और गति बढ़ने के बाद स्थिति ये बन रही है। तो कै वाला स्थान जब यहां आएगा तब ये ज्वार आएगा, और यहां आने में कै वाले स्थान को कितना टाइम लगेगा अतिरिक्त, तो याद रख लेना 52 मिनट का समय। कितने मिनट का समय? 52 मिनट का समय अतिरिक्त लगेगा। अगर आपसे 52 मिनट नहीं देखे, ये दे रखे इतने घंटे इतने मिनट, तो याद रखिएगा 52 घंटे और सॉरी 12 घंटे और 52 है, कितने घंटे कितने मिनट, आपका उत्तर आ जाएगा 12 घंटे और 52 मिनट। समझ में आई? चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया गया तो उसी स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय बाद आएगा? कितने समय बाद आएगा टाइम नहीं पूछ रहा है, पूरा तो बता देंगे 12 घंटे और 52 मिनट के बाद में। यहां पूछ रहा है कितनी देरी से आएगा या कितना अतिरिक्त समय लगेगा, तो उसे 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा। सामान्य स्थिति में लगता है 12 घंटे 26 मिनट का, यहां लग गया 12 घंटे 52 मिनट का। सामान्य देरी में अतिरिक्त समय लगता है 26 मिनट का, परिक्रमण गति दुगुनी कर दी तो 52 मिनट का। अब यहां ये पूछ लेता कि उसी स्थान पर ज्वार, क्वेश्चन आ जाए उसी स्थान पर ज्वार, उसी स्थान पर ज्वार, उसी स्थान पर एक के बाद दूसरा ज्वार, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति ज्वार चंद्रमा की परिक्रमण गति आदि करने पर, पृथ्वी की गति आदि करता तो 12 घंटे वाला टाइम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होता, लेकिन इसने केवल चंद्रमा की परिक्रमण गति वाला किया है। आधा करने पर जो अतिरिक्त समय है ये हो जाएगा 12 घंटे तो लगने ही लगने, और 12 घंटे के साथ साथ आप कहेंगे 12 घंटे और 13 मिनट, 12 घंटे और 13। उसी स्थान पर एक के बाद दूसरा ज्वार चंद्रमा की परिक्रमण गति आदि करने पर आएगा 12 घंटे 13 मिनट के बाद। सामान्य स्थिति में आता है 12 घंटे 26 मिनट के बाद, और गति जब परिक्रमण दुगुनी कर देंगे तब आ जाएगा आपका 52 मिनट के बाद। ये तो हुई चंद्रमा की गति की बात। अब साथियों अपन बात करते हैं पृथ्वी की गति की। अब अपन पृथ्वी की गति से बात करें। यहां मैंने लिखा है पृथ्वी की गति। पहली बात तो मैं आपसे यूं पूछूं कि पृथ्वी के पास दो गतियां हैं, एक तो है परिक्रमण गति, एक पृथ्वी की गति है परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति और एक पृथ्वी की गति कौन सी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा परिभ्रमण गति। इनमें से कौन सी गति, परिभ्रमण गति कोई घूर्णन गति है, इनमें से कौन सी गति ये ज्वार के समय को प्रभावित करेगी, ये लिखा जाए तो इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल ये वाली जो गति है ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी। समझिए बात, समझिए। अब सुनिएगा, अपन क्या करते हैं, अपन यूं कहते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है सर, ये यहां पर चंद्रमा है वनस्पति, ये वाला स्थान घूम करके जब यहां आएगा वापस तो इसे कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे लग रहा है ना। एक ज्वार के बाद अगर दूसरा ज्वार आएगा तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आएगा तो 12 घंटे 26 मिनट लग रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन बने एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार आएगा तो 24 घंटे 52 मिनट लग रहे हैं। दोनों को सुनना ध्यान से, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आएगा तो 12 घंटे 26 मिनट है, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार आएगा तो चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा, और इसे अतिरिक्त समय कितना लगेगा, 52 मिनट लगेगा सर। अब मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश करना, समझने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, केवल समझने की कोशिश करनी और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कोशिश यूं कर रहा हूं कि बिल्कुल छठी सातवीं क्लास का बच्चा है उसे जैसे समझ में आए वैसे आपके भी आ जाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी पिछली बार थोड़े से चुके हैं, उनको यूं लग रहा है कि सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी से बता दो ना, लेकिन भैया कई साथी ऐसे भी हैं जो पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, उनको ये राम कहानी समझ में नहीं आ रही, उनके लिए धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। ठीक है, सुनिए इस गति का प्रभाव पड़ेगा। मैंने यूं कहा कि कोई भी एक का स्थान है, ये जब घूमकर ये वाली स्थिति बनती है प्रत्यक्ष वाली और ये वाली स्थिति बनती है अप्रत्यक्ष वाली। ये वाली नीली लाइन में प्रत्यक्ष वार की बनाई है, ये वाली मैंने अप्रत्यक्ष वार की बना दी। मैंने कहा एक ज्वार के बाद, एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार है, यहां था इसी स्थान पर दूसरा ज्वार यहां आएगा, ये कितने बाद आता है, 12 घंटे 26 मिनट बाद। कितने घंटे और कितने मिनट बाद, 12 घंटे और 26 मिनट बाद। अब यहां दूसरा मैं क्या करूं, मैंने कहा एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, इसमें कितना टाइम लगता है, 24 घंटे और 52 मिनट। कितने घंटे कितने मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, इसे टाइम लगता है 24 घंटे 52 मिनट। एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार, इसमें टाइम लगता है 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, अब भाई साहब मैंने क्या कहा, मैंने कहा पृथ्वी की परिभ्रमण गति, मैंने क्या कहा, मैंने कहा पृथ्वी की, मैंने कहा पृथ्वी की परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, इसे क्या कर दिया, दुगुना, तो समय कितना लग जाएगा, दुगुना जब कर देंगे तो समय इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में मैंने कहा दुगुना गति कर देंगे तो जो काम पृथ्वी 5 घंटे 26 मिनट में कर रही थी वो काम पृथ्वी 6 घंटे 13 मिनट में नहीं कर लेगी, क्या कर लेगी, दुगुना करने पर इसमें टाइम कितना लग जाएगा, 6 घंटे और 13 मिनट लग जाएगा। जो काम पृथ्वी प्रत्यक्ष वार में 24 घंटे 52 मिनट के बाद कर रही थी वो काम पृथ्वी कितनी देर बाद में करेगी, ये काम पृथ्वी कर लेगी 12 घंटे और 26 मिनट बाद। यानी परिभ्रमण गति दुगुनी करने पर समय क्या हो जाएगा, समय आधा हो जाएगा। और बात करें परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति आधी करने पर समय दुगुना हो जाएगा। मैंने आपसे यूं कह दिया, मैंने यूं कहा, मैंने आपसे यूं कहा ये वाली स्थिति, अब गति को क्या कर दिया, गति को आधा कर दिया, केवल पृथ्वी की गति की बात कर रहा हूं, एक बात गति को आधा कर दिया
तो कितना लगेगा? पृथ्वी जो काम 12 घंटे 26 मिनट बात कर रही थी वो काम कितने में करेगी? 24 घंटे और 52 मिनट बात करेगी। अब इस वाले ज्वार में क्या हो जाएगा? 48 घंटे और 104 मिनट। इसका मतलब हो गया 49 घंटे और कितने मिनट हो गए? 44 हो गए क्या? 49 घंटे और 44 मिनट। कब कब हो जाएगा? ये तो हुआ गति को दुगुना करने पर और ये हुआ गति को आधा करने। अब बताओ कोई समस्या है? मुझे लगता नहीं है। मैंने कहा ये कई स्थान है, ये वाली लाइन दिख रहे हैं, ये है एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। अगर एक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार, ये कब आएगा? जब गति को आधा कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 24 घंटे और 52 मिनट के बाद। कितनी देर के बाद आएगा? 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आएगा। जबकि हम बात कर रहे हैं गति को दुगुना कर देंगे तो 6 घंटे 13 मिनट के बाद आ जाएगा। इधर प्रत्यक्ष ज्वार की बात आई, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, ये 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है, बिल्कुल आता है। और गति को दुगुना कर देंगे 12 घंटे 26 मिनट बाद आ जाएगा। भाई आप जिस भी स्पीड से चल रहे हैं, अगर आपकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो आप काम आधे समय में कर लेंगे, आपकी स्पीड आधी कर दी जाए तो समय दुगुना लग जाएगा। यही तो बात। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका, किसी भी टाइप से पूछे जाए, समझिए बात, तो इसको आप नोट कीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो बात थी पृथ्वी की परिभ्रमण गति से संबंधित। इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, आपको प्रश्न आपका बनेगा नहीं। ठीक है, अब दोनों के मिक्स प्रश्न आ जाए। अब क्या आ जाए? दोनों के मिक्स प्रश्न आ जाए। और मिक्स प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर किस प्रकार से होगा? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई यहां मान लो कि ये आधा भाग है, पृथ्वी की गति को दुगुना कर दिया जाए तो जो पृथ्वी 12 घंटे में दूरी तय कर रही थी वो 6 घंटे में कर देगी। अतिरिक्त जो टाइम 26 मिनट का लग रहा था वो 13 मिनट का लग जाएगा। अगर इसी गति को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो जो दूरी 12 घंटे में कर रही थी वो पृथ्वी 24 घंटे में करेगी, 26 मिनट का अतिरिक्त समय 52 मिनट का लग जाएगा। और बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्वार की, तो प्रत्यक्ष ज्वार में आपको याद रख लेना है, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, यहां पे आपको सामान्य स्थिति में 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। 24 घंटे यहां तक पहुंचने में लगते हैं, ये वाला अतिरिक्त टाइम है, यहां पहुंचने में 52 मिनट लगते हैं। अगर बात करें अपन ने गति को क्या कर दिया? गति को दुगुना कर दिया तो ये तो लग जाएंगे 12 घंटे, 12 घंटे का हो जाएगा, तो 6 घंटे 100 है, कम पड़ जाएगा। और यहां बात कर रहे हैं अगर गति को आधा कर देंगे तो इसको घूमने में 48 घंटे लग जाएंगे। तो ये दूरी पहले 52 मिनट में तय हो रही थी, अगर गति दुगुनी कर देंगे तो 26 मिनट में तय हो जाएगी, 12 घंटे 26 मिनट। और अगर गति आधी कर देंगे तो ये 104 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा दोनों की मिक्स गति करने पर, अपन दोनों की मिक्स कर दें और फिर प्रश्न पूछे गति किस प्रकार मिक्स करेंगे। पृथ्वी की यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी तथा चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी कर दी जाए तो प्रत्यक्ष ज्वार दूसरी बार कितने समय बाद आएगा? अब इसका उत्तर आता मेरे को भी नहीं, निकालेंगे। यानी ऐसी स्थिति आ जाए, आपको घबराना नहीं है, प्रश्न को आराम से समझना है। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार पूछना चाह रहा है या फिर वो प्रत्यक्ष ज्वार पूछना चाह रहा है? अब उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहा है, उस हिसाब से अपने को निर्णय लेना। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी तथा चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी कर दी जाए तो प्रत्यक्ष ज्वार। भाई साहब ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये यहाँ प्रत्यक्ष ज्वार आता है, बिल्कुल आता है। ये वाला भाग यहाँ से घूम के यहाँ आएगा तब प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आएगा तब प्रत्यक्ष ज्वार आएगा। यहाँ पे आया मून फर्स्ट की स्थिति थी, यहाँ पे मून सेकंड की स्थिति आ गई। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? पहले आपको क्या करना है, मून वाली स्थिति को बता दो। चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी कर दी तो चंद्रमा यहाँ पहुंच गया, यानी गति दुगुनी करने पर, गति दुगुनी हो जाएगी तो आगे जाएगा ना, गति दुगुनी करने पर। ठीक है, चला गया आगे। अब गति दुगुनी करने पर आगे चला गया तो पृथ्वी है, ये यहाँ पहुंचे तब प्रत्यक्ष ज्वार है। सामान्य स्थिति, ये सामान्य हालत रहने पर ये प्रत्यक्ष ज्वार पहले दिन आया, दूसरे दिन यहाँ आएगा और ये गति दुगुनी होगी यहाँ। अब सामान्य जो स्थिति है उसमें यहां तक पृथ्वी को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? आपका उत्तर आया सर यहां तक पृथ्वी को पहुंचने में 52 मिनट लगते हैं। अब जब चंद्रमा की गति को अपन और आगे बढ़ा देंगे तो 52 मिनट लगेंगे। ये सामान्य समय है, ये सामान्य गति में इसकी पृथ्वी की जब सामान्य गति रहेगी तो पृथ्वी को यहां तक पहुंचने में 104 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट? 104। यहां तक पहुंचने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? 104 मिनट। लेकिन इसने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी दुगुना कर दिया, पृथ्वी यहां से लेके यहां तक पहुंचेगी तो पृथ्वी को क्या टाइम लगेगा? अब मैंने कहा पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी, पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी होगी तो 124 घंटे के बजाय कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 12 घंटे। ये तो लगते हैं यहां तक पहुंचने। अब इस वाले भाग को पृथ्वी है वो 12 घंटे की बजाय कितने घंटे में तय करेगी? 24 घंटे के बजाय 12 घंटे में तय करेगी। अब ये जो 104 मिनट का टाइम लग रहा है, इसको पृथ्वी इतनी दूर पृथ्वी जाएगी, सामान्य कंडीशन में आ जाती तो 104 मिनट लगते, लेकिन पृथ्वी की गति क्या दुगुनी है तो 12 घंटे कितने मिनट लगते? 52 मिनट लगते। याद कर लेना। अब ये प्रश्न पूछने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। प्रश्न आ जाए पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी कर दी जाए, चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी कर दी जाए तो प्रत्यक्ष ज्वार दूसरी बार कितने समय बाद आएगा? 12 घंटे 52 मिनट बाद आएगा। और सामान्य आपसे पूछ लिया जाए कितनी देरी के बाद आएगा तो वहां पर 52 मिनट ही आएगा। सामान्य में 52 मिनट लगता है, 52 मिनट की देरी आती है। यहां दोनों गतियों को प्रभावित कर दिया हमने तो 52 मिनट की देरी होगी। और पूरा एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं 12 घंटे 52 मिनट बाद आएगा। और इसी टाइप का अगर आपका कोई प्रश्न है, इसी टाइप का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। इस टाइप के प्रश्न है उनको हल कीजिएगा, और वो अगर आपसे हल नहीं हो रहे तो आप मुझे बताइएगा। ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए आपका, आप मुझे बता सकते हैं। और इसीलिए हमने ग्रुप बना रखा है, ठीक है, इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हुए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, जहां कहीं आप जुड़ जाएं, और ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान होता रहे। तो मिलते हैं जल्दी। टाइड भी कह सकते हैं, यानी जो स्प्रिंग टाइड है इसके अपन बात कर रहे हैं, या फिर अपन कहें दीर्घ जो ज्वार है इसके पर लोग यहां चर्चा कर रहे हैं।
इसे अपन दीर्घ ज्वार भी कह सकते हैं और इसी ज्वार को अपन लोग वृत्त ज्वार भी कह सकते हैं और इसी ज्वार को अपन लोग है ये पूर्ण ज्वार भी कह सकते हैं, दीर्घ ज्वार कह सकते हैं, वृत्त ज्वार कह सकते हैं, या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं पूर्ण ज्वार भी कह सकते हैं। पूर्ण कह दो तो भी वही बात है, दीर्घ ज्वार कह दो तो भी वही बात है, वृत्त ज्वार कह दो तो भी। ये आता कब है, यानी दीर्घ ज्वार या फिर अपन कहें कि वृत्त ज्वार की स्थिति ये कब बनती है, बोल कीजिएगा मेरी बात पर। ये वाली जो स्थिति बनती है दीर्घ ज्वार या वृत्त ज्वार की, आपको एक चीज का पता है, क्या चीज का पता है, आपको इस चीज का पता है कि ये अपनी पृथ्वी, आप इस चीज से भली भांति परिचित हैं कि ये अपनी क्या है, ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ आपको पता है कि चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, तो आपका उत्तर है कि पृथ्वी के चारों तरफ है ये चंद्रमा चक्कर लगाता है। और एक बात आप अच्छे ढंग से जान चुके हैं और वो ये जान चुके हैं कि ये है भाई साहब सूर्य, ये क्या है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगाने की बात आएगी तो कौन लगाता है, तो आपका उत्तर आएगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर है ये कौन लगाता है, ये अपनी पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी के चारों चक्कर कौन लगाता है, तो आपका उत्तर आएगा चंद्रमा लगाता है। लगाता है, बिल्कुल लगाता है। सुनिएगा यहां इसी बात को आपको समझना है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चंद्रमा की स्थिति यहां बन सकती है, चंद्रमा की स्थिति यहां बन सकती है, और एक स्थिति क्या आएगी कि चंद्रमा यहां नहीं होकर चंद्रमा यहां हो सकता है। ये दो स्थितियां तो बन सकती है ना, एक स्थिति में चंद्रमा यहां हो सकता है और एक स्थिति में चंद्रमा वहां हो सकता है। भाई चंद्रमा सीधी स्थिति, बाकी तो चंद्रमा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पूरा ही होता है। अब चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है तो चंद्रमा की स्थिति यहां भी बनेगी, चंद्रमा की स्थिति यहां भी बनेगी और चंद्रमा की स्थिति यहां भी। लेकिन अपन पहले क्या बात कर रहे हैं, अपन पहले बात करना चाह रहे हैं कि ये वाली जो स्थिति बनी, इस वाली स्थिति को क्या कहते हैं और इस दिन क्या होता है, अमावस्या होती है या फिर पूर्णिमा होती है, गौर करना मेरी बात। यहां पर क्या है, यहां पर पृथ्वी एक साइड है, पृथ्वी को एक साइड लगा दिया और ये दोनों एक साइड हो गए। भाई साहब जब आपको कोई एक साइड लगा दे, सीधा बता रहा हूं, बाकी तो भी लॉजिक भी बताऊंगा मैं, आपको कोई एक साइड लगा दे तो आपकी लाइफ में क्या आएगा, अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और यहां पर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और अंधेरा कब आता है, तो आपका उत्तर बनेगा अंधेरे वाली जो स्थिति है ये आती है प्यारे साथियों, ये अमावस्या लगती है, अमावस्या। यानी इस वाली कंडीशन में ये वाली जो स्थिति बनती है, ये वाली जो स्थिति बनती है, इस वाली स्थिति को कहते क्या, पहली बात इस वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो मैं यहां से एक बार इसको हटा रहा हूं। इस वाली स्थिति में साथियों क्या बनेगी, तो गौर कर लेना, मैं यहां लिख देता हूं, ये वाली जो स्थिति है इस वाली स्थिति में अमावस्या बनेगी। क्या बनेगी इस वाली स्थिति में, अमावस्या बनेगी। और अमावस्या जैसे ही बनती तो यहां वाली जो स्थिति है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यू, यानी नए चंद्रमा की स्थिति। अब यहां से चंद्रमा वापस से नई स्थिति में आएगा, एकम आएगी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15 दशी नहीं, पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद में एकम। अब ये पूर्णिमा पे फुल मून कहते हैं, इसे न्यू मून कहते हैं, इसे फुल मून कहेंगे। इसके बाद वापस से आपका एकम है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये वाली स्थिति अमावस्या क्यों भैया, क्योंकि अमावस्या की स्थिति इसलिए है क्योंकि अब पृथ्वी के ऊपर भाई साहब ये बड़ी वाली लाइट आ गई, अब छोटी वाली लाइट का कोई लेना देना नहीं। और जब ये बिल्कुल सीध में हो जाए, एक ही रेखा में हो जाए, तब यहां पर सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। जब ये एक ही सीध में हो जाए ना, तो याद रखना, जब ये एक ही सीध में हो जाए तो क्या हो सकता है, सूर्य ग्रहण। अच्छा समझ जाए, सूर्य ग्रहण में होता है तो आप क्या बताएंगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ऐसी स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण, है ना। क्यों, सूर्य ग्रहण अमावस्या होता है। अब इस अमावस्या को जो स्थिति होती है इसे आप क्या कहते हैं, अमावस्या को जो स्थिति बनती है इस स्थिति को आप युति कहते हैं, युति। बोल कर लेना, अमावस्या वाली स्थिति को आप क्या नाम देते हैं, तो आपका उत्तर बन जाएगा, यहां थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, लिख देता हूं। अमावस्या वाली जो स्थिति बनती है इसे आप क्या कहते हैं, युति कहते हैं। जबकि अभी बात करेंगे अपन कि पूर्णिमा वाली जो स्थिति बनती है उसे आप क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। पूर्णिमा वाली स्थिति को क्या कहते हैं, वियुति। अमावस्या वाली स्थिति को क्या है, युति। अब इस दिन क्या होता है, इस दिन सूर्य और चंद्रमा, इस दिन सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का आकर्षण बल काम करता है, और इन दोनों का जब आकर्षण बल काम करता है तो सामान्य ज्वार से 20% ऊपर पानी उठता है, इसे अपन क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार कहते हैं। यानी जब पृथ्वी अमावस्या वाली स्थिति में आती है तब क्या होगा, सामान्य से अधिक बल लगता है और 20% ऊंचा ज्वार आता है, कब, युति वाले बिंदु में। अब आपका फिर प्रश्न बना, युति वाले बिंदु में ऐसा होता है क्या, नहीं भाई साहब, युति वाले में नहीं होता। यहां पे है आपकी पृथ्वी, यहां पे है भाई साहब आपका सूर्य, और यहां पे आ गया भाई साहब चंद्रमा, यहां पे कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। यानी सूर्य है, इस सूर्य के चारों तो पृथ्वी घूमती है, लेकिन पृथ्वी के चारों चंद्रमा घूमता है। और ये घूमते घूमते जब इस वाली स्थिति में आ गया, जब पृथ्वी दोनों के बीच में, जब दोनों तरफ से ही लाइट मिल रही है तो क्या हो जाएगा, बीच में आ गई पृथ्वी, पूर्णिमा होगी सर, क्या होगी, पूर्णिमा। यानी मैं यूं कह सकता हूं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इस वाली जो स्थिति बनती, इस वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, आपका उत्तर आ जाएगा, यहां जो स्थिति बन रही है इसे आप पूर्णिमा कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। गौर करना मेरी बात पर, ये पूर्णिमा है और पूर्णिमा वाली स्थिति को आप क्या कहते हैं, अवियुति कहते हैं। अमावस्या वाली स्थिति युति कहलाती है और पूर्णिमा वाली स्थिति को आप वियुति कहते हैं। वो न्यू मून था और ये फुल मून है, वो न्यू मून था और इसे क्या कहते हैं, इसे आप फुल मून कहते हैं। ये चंद्रमा की स्थिति जब यहां आ जाएगी, पृथ्वी जब यहां है, सूर्य जब यहां है, तब क्या होगा, तब पूर्णिमा। और गौर करना मेरी बात, पूर्णिमा वाले दिन भी क्या होगा, तो आपका उत्तर आएगा, इस दिन भी दीर्घ ज्वार। आप है, अब की बार तो सूर्य उधर है ना सर, चंद्रमा इधर है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा इधर है, इधर से चंद्रमा क्या कर रहा है, इधर से चंद्रमा जो है ये बल लगा रहा है, आकर्षण बल बिल्कुल लगा रहा है सर। और करना मेरी बात पर, चंद्रमा इधर से आकर्षण बल लगा रहा है, सूर्य उधर से आकर्षण बल लगा रहा है। चंद्रमा का आकर्षण बल काम करता है और सूर्य जब उधर से आकर्षण बल लगाता है तो उधर से एक अपकेंद्री बल भी काम करता है और जल सामान्य जल से ऊपर जाता है, और इस वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, दीर्घ ज्वार। तो दीर्घ ज्वार कब कब आते हैं, दीर्घ ज्वार याद रख लीजिएगा, ये दोनों ही स्थितियों में आते हैं। और इस दिन होता क्या है, तो आप कहेंगे सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा ज्वार आता है, ऊंचा ज्वार आता है। अब गौर कर लेना मेरी बात पर, जब पानी जितना ज्यादा ऊपर उठेगा वो उतना ज्यादा डाउन भी जाएगा। इसका मतलब आपसे प्रश्न यूं पूछ लिया जाए, इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो ज्वार का परिसर होता है, ज्वार ये परिसर उच्चतम होता है। इस समय ज्वार ये परिसर क्या होता है, उच्चतम होता है, मतलब समझे, यानी हाईएस्ट है, उतना पानी नीचे भी गिरेगा भाटे में। तो याद रख लीजिएगा, ज्वार ये परिसर
अमावस्या ऊंचा कब होता है? दीर्घ ज्वार के समय या वृत्त ज्वार के समय या फिर पूर्ण ज्वार के समय क्या होता है? ज्वार, ये जो परिसर, परिसर नहीं बोल रहा मैं, परिसर है, ये क्या होता है? आपका उत्तर बन जाएगा ज्वार के परिसर उच्चतम होता है। फिर मैंने पूछा कि दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार कब आते हैं, तो आपका उत्तर बनेगा एक तो स्थिति ये बनती है तब आ सकते हैं, और स्थिति नंबर 2 अभी अपन ने बना के आए हैं, वो वाली स्थिति भी आप यहां दोबारा बना सकते हैं। ये सूर्य है, सूर्य के बाद में बात करते हैं तो ये आपका चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा के बाद में अपन बात करते हैं ये आ गई पृथ्वी। ये वाली स्थिति भी बनती, इस वाली स्थिति को आप क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा इस वाली स्थिति में अमावस्या होती है, और अमावस्या वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे युति कहा जाता है। अमावस्या वाली स्थिति को युति कहते हैं। और जरा गौर करना, जब चाहे युति की स्थिति हो चाहे वियुति की स्थिति हो, आपको नोट लगा के एक बात लिख लेनी है, युति व वियुति की स्थिति, युति व वियुति की स्थिति के समय, युति व वियुति की स्थिति के समय सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है भाई साहब? तो गौर कर लेना, इस स्थिति को सीजीगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीजीगी कहा जाता है, ये याद कर लेना। ये वाली जो स्थिति बनती है इसे आप क्या कहेंगे? तो आपका उत्तर बनेगा ये जो रेखीय स्थिति बनती है, चाहे ये युति के समय बन रही है चाहे ये वियुति के समय बन रही है, इस रेखीय स्थिति को क्या नाम दिया जाता है? सीजीगी। युति का मतलब क्या है? अमावस्या। युति का मतलब अमावस्या। अमावस्या वाली स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी एक तरफ हो जाए, सूर्य चंद्रमा एक तरफ हो जाए, और इसी दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा की छाया पड़ जाती है सूर्य पे तो सूर्य ग्रहण होता है। इस वाली स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पे, तो यहाँ क्या होता है? चंद्र ग्रहण। यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है? सूर्य पे पड़ रही है, तो यहाँ सूर्य ग्रहण हो गया। और इस वाली स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण। क्या हर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं? नहीं होते हैं, ये वर्ष में अधिकतम 7 बार हो सकते हैं, क्योंकि इनका भी अपना एक झुकाव है, ये बिल्कुल शीघ्र में जब आ जाए, बिल्कुल शीघ्र में आ जाए, उस वाली स्थिति में ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अब यार सुनिएगा मेरी बात, ये तो मैंने देख लिया कि युति और वियुति की स्थिति के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में होते हैं, और इस स्थिति को क्या नाम दिया जाता है? आपका उत्तर बनेगा ऐसी स्थिति को अपन सीजीगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीगी, ठीक बात है। और सीजीगी वाली स्थिति को कौन सा ज्वार आता है? तो आपका उत्तर बनेगा सीजीगी वाली जो स्थिति होती है इस दिन जो ज्वार आता है वो कौन सा आता है? दीर्घ या वृत्त ज्वार आता है। फटाफट आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं सीजीगी के बाद में क्या क्या बातें अपनी बन सकती हैं। ये हो गया पूर्ण ज्वार या फिर दीर्घ ज्वार जिसे अपन कह सकते हैं ना। और पूर्ण और दीर्घ ज्वार के बाद में एक ज्वार आएगा, ये आएगा कौन सा? तो आपका उत्तर आ जाएगा लघु ज्वार। याद रखिएगा, पूर्ण या दीर्घ ज्वार दो दिन आएगा, पूर्णिमा को भी और अमावस्या को भी, तो आप लिख सकते हैं पूर्ण या दीर्घ ज्वार एक माह में 2 बार आते हैं। एक माह में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक महीने में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कब कब आते हैं? एक आता है पूर्णिमा के दिन और एक आता है अमावस्या के दिन, तो ये बात आपको स्पेशल याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं लघु ज्वार की। अब अपन जिस ज्वार की बात कर रहे हैं वो आपका आता है लघु ज्वार, जिसे अपन कह सकते हैं नीप टाइड जिसे कहते हैं। बोल कीजिएगा, अपन बात कर रहे हैं लघु ज्वार की। आप कहेंगे लघु ज्वार सर, बिल्कुल लघु ज्वार। अब ये जो लघु ज्वार आता है ये कब आएगा? ये कब आता है? तो गौर करना मेरी बात पर। मैं यह कह रहा हूं कि सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा की समकोणिक स्थिति, सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा की समकोणिक स्थिति बनने पर लघु ज्वार आते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इनकी जब समकोणिक स्थिति बनती है ना, तब कौन सा ज्वार आता है? तो याद रखना है, इनकी जब समकोणिक स्थिति बनती है तो लघु ज्वार आता है। और ये जो समकोणिक स्थिति बनती है ये कब बनेगी? गौर करना मेरी बात। मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी भाई साहब किसके चारों चक्कर लगाती है? आपका उत्तर है सर सूर्य के चारों। लेकिन सर अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के चारों चंद्रमा चक्कर लगाता है। एक चंद्रमा की स्थिति यहां थी, चंद्रमा घूमते घूमते जब यहां पहुंचा, उसके बाद चंद्रमा घूमते 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 यहां पहुंचा, उसके बाद चंद्रमा फिर घूमते 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 इस वाली स्थिति में आया, और यहां से चंद्रमा घूमते घूमते वापस। ये यहां 4 स्थितियां चंद्रमा की बन रही है, और चारों स्थितियों में आपको इन 2 स्थितियों पे गौर करना है। एक ये वाली स्थिति है, एक ये वाली स्थिति। यहां पर क्या हुआ था मुझे बताइएगा, आपको मुझे बताना है कि यहां पे क्या हुआ था। आप कहेंगे इस वाली स्थिति में अमावस्या थी, अमावस्या के बाद में, अमावस्या का मतलब अब यहां से कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है, और ये पूरा का पूरा कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। और यहां आते आते या तो सप्तमी होगी और या फिर अपन कह सकते हैं अष्टमी होगी, या तो सप्तमी होगी या फिर अष्टमी होगी। यानी ये कृष्ण पक्ष चल रहा है पूरा, यहां से लेके और यहां तक ये पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष चल रहा है। सही कह रहा हूं क्या मैं? गलत कह रहा हूं? क्यों सर? अमावस्या के बाद कृष्ण पक्ष नहीं चलता, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष चलता है। आपने नोट भी कर लिया? बिल्कुल कर लिया, क्यों नहीं करेंगे? मैं जो बता रहा हूं ध्यान दे लेना। अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष चलेगा? तो आप कहेंगे शुक्ल पक्ष चलेगा, और शुक्ल पक्ष चला था, इसीलिए तो अपन ने क्या कहा था? इसे न्यू मून कहा था। ये नया चंद्रमा, अब एकम आई, यहां से मैंने बात की कि एकम आई, फिर यहां दुक्कम आई, तिक्कम आई, चतुर्थी आ गई, पंचमी आ गई, अष्टमी आ गई, सप्तमी आ गई, या फिर अष्टमी आ गई, नवमी आई, फिर दसवीं आई, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और यहां आते आते क्या गई भाई साहब? पूर्णिमा। ये यहां पे क्या गई? यहां पे पूर्णिमा। अब चंद्रमा पूरा हो गया है, अब इधर से कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, और कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, घटता हुआ चलेगा, चांद है ये घटेगा ना, तो यहां से एकम, एकम के बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी या अष्टमी, फिर नवमी, फिर दसवीं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, और यहां आते आते क्या हो जाएगी? अमावस्या हो जाएगी। इन स्थितियों में आपको याद रखना है, एक वाली स्थिति बनती है ये वाली जो स्थिति बन रही है, ये वाली कैसी स्थिति बन रही है? आपका उत्तर आएगा, अब इसे चंद्रमा को भूल
यार इस वाले चंद्रमा को भूल जाओ, ये वाली जो स्थिति बन रही है ये बन रही है समकोणिक, ये वाली स्थिति समकोणिक, या फिर ये वाली स्थिति बन सकती है, ये वाली स्थिति भी कैसी बनती है समकोणिक। और ये समकोणिक स्थितियां ये दोनों ही कब बनती हैं? ये बनती है भाई साहब गौर कर लेना, ये सप्तमी या फिर अपन क्या कह सकते हैं सप्तमी या अष्टमी, दोनों में से कोई भी तिथि हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी महीने हैं, दोनों में से एक तिथि हो सकती है सप्तमी या अष्टमी। अगर आपसे इन दोनों में से एक पर टिक करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आरबीएसई, आरबी जो ऐसी है अपने इसके अकॉर्डिंग अष्टमी माना गया है, इसके अकॉर्डिंग क्या माना गया अष्टमी, कि अष्टमी है वो आरबीएसई वाली किताब में लिखा गया है। अपने को दोनों में से एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि प्रश्न के डिलीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो अपने याद रखिएगा सप्तमी या अष्टमी दोनों में से एक अपने को करना है। दोनों आएंगे नहीं, एक ही आएगा, आए तो अपन आरबीएसई का हवाला देके अष्टमी कर सकते हैं। अगली बात फिर सुनिए, फिर एक बात आती कि ये सप्तमी अष्टमी कौन से पक्ष की है, तो आप कहेंगे चाहे तो कृष्ण पक्ष है और चाहे शुक्ल पक्ष है। मैं यहां लिख सकता हूं ये दोनों, ये कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष दोनों की होंगी, ये कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष दोनों की होंगी, कृष्ण पक्ष भी हो सकता है शुक्ल पक्ष भी हो सकता है, दोनों की होंगी। क्या होंगी? दोनों की होंगी, दोनों की। पक्का उत्तर आएगा क्या होंगी दोनों की, आप कहेंगे सप्तमी अष्टमी। ठीक बात है सर, ये बात वाली समझ। क्या क्या सूर्य है यहां भी आएगा, क्या आएगा सर? ये 4 क्वार्टर बन गए, ये क्या बन गए 4 क्वार्टर। गौर कर लेना मेरी बात पर, मैं जो यहां लिखने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए प्रश्न बन सकता है। यहां पर जो चतुर्थांश बनता है ये कौन सा बनता है? ये प्रथम चतुर्थांश बनता है। इसके बाद ये वाला जो चतुर्थांश बनता है ये द्वितीय चतुर्थांश बनता है। ये वाला कौन सा चतुर्थांश बन रहा है? ये द्वितीय चतुर्थांश बनता है। इसके बाद में बात करते हैं ये वाला कैसा चतुर्थांश बनता है? ये तृतीय चतुर्थांश बनता है। और बात करते हैं ये वाला कैसा चतुर्थांश बनता है? भाई साहब याद रख लेना ये चतुर्थ चतुर्थांश बनता है। आपसे प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है सर, मैं बताता हूं। प्रश्न पूछने का तरीका यह हो सकता है कि लघु ज्वार आते हैं, लघु ज्वार आते हैं प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में, प्रथम व चतुर्थ चतुर्थांश में, प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश पूरा हुआ यहां पर, तो यहां पर आ गया लघु ज्वार। दूसरा चतुर्थांश या प्रथम अर्धांश कह सकते हैं, याद हिस्सा आ गया, यहां पे आएगा दीर्घ ज्वार। उसके बाद में याद रखना है तृतीय चतुर्थांश, ये जैसे यहां पूरा होगा तृतीय चतुर्थांश, यहां पे फिर लघु ज्वार आएगा और चतुर्थ चतुर्थांश होने पर वापस से कैसा ज्वार आएगा, तो आपका उत्तर आएगा दीर्घ ज्वार आएगा। तो यहां आप लोग एक चीज नोट करेंगे, वो ये करेंगे लघु ज्वार में, लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 30% ऊंचाई कम होती है, याद रखें। यानी लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% जो ऊंचाई है वो कम होती है। इसके बाद आप लिख सकते हैं लघु ज्वार प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, चतुर्थांश में आते हैं। ये बात आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लेनी है कि लघु ज्वार और लघु ज्वार प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। ये बात आपको याद कर लेनी है कि लघु जो ज्वार होते हैं ना ये कौन से चतुर्थांश में आते हैं, या तो प्रथम में आएंगे या तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। जब भी बात कर रहे हैं दीर्घ ज्वार, जब दीर्घ ज्वार की बात आ जाएगी तो याद कर लेना दीर्घ ज्वार द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश क्वार्टर चतुर्थांश में आते हैं। ये बात आपको याद कर लेनी है। तो लघु ज्वार में याद करना है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। अब मान लेते हैं प्रश्न आ जाए कि दीर्घ ज्वार के कितने दिन बाद लघु ज्वार आता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा दीर्घ ज्वार के कितने दिन बाद। अब यहां तिथि नहीं पूछ रहा है, यहां तो तिथियां हैं। दीर्घ ज्वार के कितने दिन बाद लघु ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार यहां पे आया तो यहां 7 दिन बाद में क्या आ जाएगा, लघु ज्वार आ जाएगा। 7 दिन बाद आएगा, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, 27.5 दिन तो लेता है चंद्रमा। 8 दिन कर दोगे ना 7 या 8 में से तो 32 दिन का महीना हो जाएगा, 32 दिन का होता नहीं। अपने दिन पूछे तो 7 बताने हैं कि दीर्घ ज्वार के 7 दिनों बाद में लघु ज्वार आता है। ये बात और आपको स्पेशल है, अब याद कर लेनी है। कितने दिन बाद में, 7 दिन बाद में। तो एक चीज आप और नोट कर सकते हैं, अब वो आप नोट कर सकते हैं दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद लघु ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है। याद रख लेना कि दीर्घ ज्वार के कितने दिन बाद में, दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद में क्या आता है भाई साहब, याद रख लेना लघु ज्वार आता है। और लघु ज्वार के 7 दिन बाद में दीर्घ ज्वार आ जाता है। ये लघु ज्वार आ गया, इसके 7 दिन बाद दीर्घ ज्वार आ जाएगा। तो ये बात आपको स्पेशल याद यहां रख लेनी। तो ये आगे लघु और दीर्घ ज्वार की बात है, आप याद कर लेंगे, उम्मीद करता हूं अच्छे ढंग से। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अपन आगे चलेंगे तो इनमें क्या होता है, आप कहेंगे 7 दिन का अंतर होता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। लघु ज्वार है, इसके अपन ने चतुर्थांश की भी बात कर ली है। कौन से चतुर्थांश में, एक तो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, एक आपके थर्ड क्वार्टर में आएगा। क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा चलें आगे चलते हैं। ये चीज आप नोट कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी बातें करते हैं। तो ये तो थी बात लघु ज्वार की, समकोणिक स्थिति में आएगा, याद रखेंगे। और लघु ज्वार में सूर्य व चंद्रमा के बल हैं, ये क्या करते हैं, ये विपरीत कार्य करते हैं। और यहाँ पर जल है, ये क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ 20% है वो कम ऊंचाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इधर से सूर्य अपना काम कर रहा है, इधर से चंद्रमा अपना काम कर रहा है। तो दोनों है ये खींचने की कोशिश करेंगे तो पानी जितना उठना चाहिए उतना ऊपर उठ नहीं पाता है। भाई चंद्रमा है, ये कहेगा आजा पानी को पुकारे, आजा तुझको पुकारे, ये इसको पुकारेगा, सूर्य कहेगा ना अजय इधर आजा मेरे तरफ आ जाना। तो ये क्या करेगा, सामान्य से सामान्य जितना भी उठेगा सामान्य से 20% कम उठेगा, ये आपको याद रख लेना। आगे फिर बात करते हैं, आगे फिर बात करते हैं तो अपने पास आता है भूमध्य रेखीय ज्वार। कौन सा ज्वार आता है, आप कहेंगे भूमध्य रेखीय ज्वार। ये लिखा भूमध्य भूमध्य रेखीय ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार। यहां आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा एक माह है, अब चंद्रमा का एक माह 27.5 दिन का होता है, में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस दौरान भूमध्य रेखीय भाग में 2 बार ज्वार आता है। जैसे भूमध्य रेखीय ज्वार 2 बार आता है उसी प्रकार आपको याद रखना है
अयनवर्तीय ज्वार, अयनवर्तीय ज्वार में आप कह सकते हैं यह भी एक माह में 2 बार आते हैं। अयनवर्तीय ज्वार भी महीने में 2 बार आते हैं और मध्य रेखीय ज्वार भी महीने में 2 बार। चले आगे, अब एक आता है अपोजी, एक आता है पेरिजी। अपोजी क्या है? अपन कह सकते हैं अपोजी वाली स्थिति है अप ज्वार। इसका मतलब क्या है? अप का मतलब दूर होता है, यानी पृथ्वी व चंद्रमा की दूरतम स्थिति को अपभू कहते हैं। एवं इस समय चंद्रमा का आकर्षण बल कम काम करता है। केवल इतना। इस ज्वार को भूमि नीच नहीं कहते हैं, भूमि उच्च कहते हैं। भूमि उच्च ज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। यानी इसमें भूमि वाला भाग है। अपन यूं कहें कि ज्वार की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसे भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। ये पानी की ऊंचाई नहीं है, भूमि उच्च। इसके बाद में आप लिख सकते हैं ये अपोजी वाली स्थिति होगी। एक स्थिति और आती है पेरिजी वाली। पेरिजी या अपन कह सकते हैं उपभू ज्वार, पृथ्वी व चंद्रमा की निकटतम स्थिति, यानी पृथ्वी और चंद्रमा की जो निकटतम स्थिति है, इस निकटतम स्थिति को उपभू कहते हैं। एवं इस समय चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक काम करता है। अधिक काम करेगा तो भाई साहब पानी थोड़ा और ऊपर उठेगा, हाँ, अधिक काम करता है। एवं इस ज्वार को भूमि निच ज्वार कहते हैं। यानी ये वाला ज्वार भूमि निच ज्वार कहलाता है, ये वाला ज्वार भूमि उच्च ज्वार कहलाता है। पानी ऊंचाई नहीं याद रखनी है, पानी की ऊंचाई ज्यादा होगी तो याद रखना भूमि ज्यादा नीचे चली जाएगी। सीधा तरीका बता रहा हूं याद करने का। ये भूमि निच ज्वार है और ये वाला भूमि उच्च ज्वार कहलाता है। ये वाली स्थितियां अपन कह सकते हैं अपभू उपभू। ये एक महीने में 2 बार, एक बार ये आएगा, एक बार ये। ये वाला ज्वार है, ये महीने में एक बार आता है, महीने में एक बार। एक बार ये आएगा महीने में और महीने में एक बार ये, महीने में एक बार। दोनों ज्वार महीने में एक एक बार आते हैं। आपको इस चीज का याद रख लेना है, ध्यान दे लेना है। अपोजी है, अपभू ज्वार है, पेरिजी है, ये उपभू ज्वार। अपोजी क्या है? अपभू ज्वार है। पेरिजी क्या है? उपभू ज्वार। ये उपभू है, ये अपभू। अपोजी और पेरिजी याद रहेगा। अब सुनिएगा, अगला प्रश्न फिर आता है कि भूमि उच्च और भूमि निम्न ज्वार के बाद में दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार में याद रखना एक दिन की अवधि में एक ही ज्वार का आना दैनिक ज्वार कहलाता है। एक दिन की अवधि में एक ही ज्वार का आना दैनिक ज्वार। और जो समय लगता है ये बात अपन पहले देख चुके हैं, 24 घंटे और 52 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसके बाद में अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार में आपको याद रखना है एक दिन की अवधि में 2 ज्वार का आना। ये क्या कहलाएगा? अर्ध दैनिक ज्वार कहलाएगा। एक दिन की अवधि में 2 ज्वार का आना अर्ध अर्ध दैनिक ज्वार है। और उसमें जो समय लगता है ये कितना लगता है तो याद रख लेना, 12 घंटे और 26 मिनट। इसमें जो समय लगता है 12 घंटे 26 मिनट लगता है। अगर आपसे कई बार ये भाटे का भी पूछ लिया जाए, यहां पे अगर भाटा आएगा तो 24 घंटे 52 मिनट बाद तो ज्वार आता है। ज्वार के आधे टाइम कर देना भाटे में। जब भी भाटे का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे ये 12 घंटे और 26 मिनट आ जाएगा और यहां पे आप 6 घंटे और 13 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फिर आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं। यहां पे बात आता है मिश्रित ज्वार आता है। मिश्रित ज्वार, मिक्स टाइप किसे कहें? मिश्रित आप कहें दो ज्वार व 2 भाटों के मध्य ऊंचाई में अंतर अंतर आता है तो इसे मिश्रित ज्वार कहते हैं। यानी जब 2 ज्वार और 2 भाटे हैं और उनकी ऊंचाई में जब अंतर आ जाए, इस वाली स्थिति को आप क्या कहेंगे? इस वाली स्थिति को आप कहेंगे मिश्रित ज्वार। ठीक है, तो मिक्स टाइप क्या है? ज्वार और भाटे की ऊंचाई में अंतर आना या ऊंचाई का असमान होना, इस लैंग्वेज में आ जाए तो आप कह सकते हैं आपका उत्तर क्या बन जाएगा? उसे कहते हैं मिश्रित ज्वार। कौन सा ज्वार कहते हैं? उसे मिश्रित ज्वार कहते हैं। 2 ज्वार व 2 भाटों के मध्य ऊंचाई में अंतर आता है तो इसे अपन मिश्रित ज्वार कह सकते हैं। कौन सा ज्वार कह सकते हैं? मिश्रित ज्वार अपन इसे कह सकते हैं। ठीक बात है सर, इसके बाद फिर और कीजिएगा। अब यहां मैं बताता हूं कि ज्वार भाटे से संबंधित इफेक्ट बता देता हूं। ज्वारीय ऊर्जा का प्रथम संयंत्र फ्रांस है, जर्मनी है, वहां खूब ज्वारीय ऊर्जा काम मिल जाती है। फ्रांस के लारेंस नामक स्थान पर लगाया है। कौन से स्थान पर लगाया गया? लारेंस नाम का स्थान वहां लगाया गया। ये 1957 के लगभग लगाया गया था, कोई लिखने वाली बात नहीं। क्या लिखना? भारत में प्रथम प्रायोगिक ज्वारीय
ऊर्जा का केंद्र। अब ठीक है, दुर्गा पूजा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, तो दुर्गा दुआनी याद रख लीजिएगा। दुर्गा दुआनी क्रिकेट में पश्चिम बंगाल, ये 3 मेगावाट का संयंत्र है, दुर्गा दुआनी पश्चिम बंगाल में लगाया गया। अब ये प्रयोग करने के लिए लगाया भाई साहब, वैसे नहीं लगाया। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या बनेगा कि ज्वारीय ऊर्जा की जो संभावना है ना, अब वो कहां है? खंबात की खाड़ी में, याद रख लेना। ठीक है, प्रश्न बनेगा भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं ये कहां पर है? तो याद रखना खंबात की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी। फिर आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, क्यों है? क्योंकि भारत में जो हाई ज्वार आते हैं ये कहां पे? खंबात की खाड़ी में। विशेष प्रश्न बता रहा हूं कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो आपका उत्तर बनेगा फंडी की खाड़ी। कहां पे आता है? फंडी की खाड़ी, याद रख लीजिएगा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी। देखिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फंडी की खाड़ी कौन से देश के तट पे है? तो आपका उत्तर आएगा कनाडा के तट पे। कौन से महासागर में है? अंध महासागर में है, अंध महासागर है। अब अंध महासागर में तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है परीक्षाओं। लगभग ये 15 से 18 मीटर ऊंचा। और ऊंचा क्यों होता है? तो याद रखिएगा, जो उथले सागर वगैरह होते हैं और संकरे सागर होते हैं ना, वहां पर क्या होता है? ये पानी ज्यादा ऊपर उठ जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये जो संकरे सागर होते हैं ना, संकरी खाड़ियां हैं, संकरे सागर हैं, क्रिक हैं, वहां पर क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे ऊंचा उठ जाता है। तो ये चीज आप लिखिएगा, फिर बना के चलते हैं। लिखिएगा। तो देखिएगा ध्यान, सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो आता है फंडी की खाड़ी में, याद रख लेना, याद रख लेना। ठीक है ना, जो बिल्कुल संकरे वगैरह होते हैं वहां ऊंची हो जाती है तरंगियां। इसके बाद देखिएगा, आप कह सकते हैं। अब देखिएगा, फंडी की खाड़ी तो आपको बता दी मैंने। फंडी की खाड़ी के बाद में क्या है ना, ये वाली एक स्थिति बनती है और यहां पे आता है आपका यूनिलैंड, और इधर से आता है इंग्लिश चैनल। ये है इंग्लिश चैनल। ये आता है उत्तरी सागर। ये इंग्लैंड ही जानते हैं आप, इंग्लैंड। और यहां एक स्थान है, इसका नाम आता है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन ये एक ऐसी जगह है जहां पर है ना दिन में 4 बार ज्वार आता है। हाँ, याद रख लीजिएगा, ये ऐसी जगह है यहां दिन में 4 ज्वार आते हैं। अब आप कहेंगे क्यों आते हैं? संकरा चित्र है, 2 बार इंग्लिश चैनल वाला जल भाई साहब ऊपर उठता है और 2 बार उत्तरी सागर वाला, यानी पानी बह सकते हैं। 2 बार इंग्लिश चैनल की साइड से तथा 2 बार उत्तरी सागर की साइड से। यानी अपने को यहां केवल यहां ये ध्यान देना है कि 2 बार तो इंग्लिश चैनल की साइड से और 2 बार उत्तरी सागर की साइड से। ये केवल 4 बार, केवल ये कह सकते हैं। ये विश्व में एकमात्र ये ऐसी जगह, ये विश्व में एकमात्र है। ये नमूना ये ऐसा विश्व का ही मान लो अपना। तो यहां पर जरा उत्तर लेना, ये आता है कौन सा? तो अपन कहेंगे साउथहैम्पटन। और फंडी की खाड़ी बता दूं क्या? इधर वाला ये जो तट है ना, यहां पे आती है फंडी की खाड़ी। ये वाला था दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद उत्तर अमेरिका, तो यहां वाला तट आता है जहां पे फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी में याद रख लीजिएगा, ये आता है सबसे ऊंचा ज्वार। ठीक है, याद लेंगे दोनों चीजें। अब लास्ट बात लिख लीजिएगा, ज्वार भाटे का महत्व। ज्वार भाटे का महत्व है, और महत्व में नंबर 1 आप लिख सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत बन सकता है समुद्र से दूर आंतरिक भागों में स्थित बंदरगाहों के लिए लाभदायक जैसे कलकत्ता, लंदन आदि, है ना। यानी जहाज वगैरह आसानी से अंदर आ जाए ज्वारी जल के साथ, इस हिसाब से अपन कह सकते हैं। समुद्र तटों के मलबे की सफाई, समुद्री संसाधनों का तटों पर आना, ये शंख वगैरह है ना, ये आदि आदि चीजें, घोंगा वगैरह जो भी है, सागरीय चीजें आ जाती हैं तटों पर। मछुआरों के लिए लाभदायक है। और एक और लिख लो, जैविक दृष्टि से लाभकारी, यानी सागरीय जो जीव वगैरह उनके लिए भोजन वगैरह की आपूर्ति भी ज्वारी तरंगें कर देती हैं। तो ये आपको याद रख लेना, ज्वार भाटी का महत्व। ठीक है, ये थी अपनी ज्वार भाटी की बातें। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके आ रहे हैं महासागरीय धाराएं, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।
होती है, करंट अपन कहते हैं अलग चीज होती है, और बात कर रहे हैं अपन स्ट्रीम, ये अलग चीज होती है। इन तीनों में फर्क होता है, ड्रिफ्ट है, करंट है और स्ट्रीम। यानी महासागरों का जल गति करता है, निश्चित है, महासागरों का जल गति करता है, उसे महासागरीय धारा कहते हैं। फिर जिस प्रकार से अपने अपने महाद्वीपों पर नदियां चलती है, ठीक उसी प्रकार से महासागरों पर जो जल है वो क्या करता है, महासागरों में जल गति करता है, और महासागरों में जो जल गति करता है उसे अपन क्या कहते हैं, सामान्य रूप से अपन उसे महासागरीय धारा कहते हैं। लेकिन उसके तीन पार्ट किए जा सकते हैं, एक ड्रिफ्ट होता है, एक करंट होता है और एक स्ट्रीम होता है। बात जब ड्रिफ्ट की आती है तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है प्रवाह, ड्रिफ्ट का मतलब होता है प्रवाह। बात आती है जब करंट की, करंट का मतलब होता है धारा, और बात जब स्ट्रीम की आती है, यानी मैं यहां लिख सकता हूं बड़ी धारा। ये यहां तीन प्रकार बन सकता है। ड्रिफ्ट या प्रवाह का मतलब होता है कि ऊपरी स्तर के पानी का बहना या समुद्र में ऊपरी स्तर के जल का चलना। अपन इसे क्या कह सकते हैं, तो आपका उत्तर बनेगा यानी समुद्र के सतही जल का, समुद्र के सतही जल का गति करना, सतही जल का पवन वेग से प्रेरित होकर, सतही जल का पवन वेग वह अन्य कारक से, वह पवन वेग वह अन्य कारकों से, अन्य कारकों से प्रेरित होकर, अन्य कारकों से प्रेरित होकर, अन्य कारकों से प्रेरित होकर गति करना, अन्य कारकों से प्रेरित होकर क्या करना, आपका उत्तर आएगा अन्य कारकों से प्रेरित होकर गति करना। आइए क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर बनेगा समुद्र के सतही जल का पवन वेग एवं अन्य कारकों से प्रेरित होकर गति करना, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। जैसे कि मैं बात कर सकता हूं, यानी ये है सामान्य से कम गति, ये वाली जो जल की गति है साथियों, ये कैसी गति है, तो आपका उत्तर बनेगा ये वाली जो गति है ये सामान्य से कम गति है। कैसी गति है, तो अपन यूं कह सकते हैं ये वाली सामान्य से कम गति है, सामान्य से कम जो गति है इसे अपन ड्रिफ्ट कहते हैं। और जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में यहां लेना चाहूं तो आप कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, या फिर आप क्या कह सकते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, या फिर आप कह सकते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कह सकते हैं, आप कह सकते हैं उत्तर प्रशांत प्रवाह। यानी जो भी प्रवाह है जिसमें गति सामान्य से कम है उसे आप ड्रिफ्ट या प्रवाह कहते हैं। बात आती है करंट या धारा की, इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे जिसकी जल और जिसकी गति दोनों ही प्रवाह से ज्यादा है, यानी अपन कहें एक निश्चित मार्ग व जल राशि के साथ, एक निश्चित मार्ग व जल राशि के साथ गतिशील जल को धारा कहा जाता है, धारा कहते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं एक निश्चित मार्ग और जल राशि है, उसके साथ में जो गतिशील जल है, या फिर इस जल राशि का एक निश्चित मार्ग और निश्चित जल राशि के साथ में जो क्रम बनता है उसे आप क्या कह सकते हैं, धारा कह सकते हैं। जैसे कि अगर बात आती है तो जैसे में आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर कह दिया ब्राजील की धारा, जैसे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ब्राजील की धारा, कौन सी धारा लिख दिया, ब्राजील की धारा लिख दिया। अब बात आती है स्ट्रीम या बड़ी धारा, इसमें आप क्या कहेंगे, इस जल राशि की, इस विशाल जल राशि की गति, इस विशाल जल राशि की गति, इस विशाल जल राशि की गति प्रवाह है वह धारा, प्रवाह है वह धारा दोनों से अधिक होती है, प्रवाह है वह धारा दोनों से अधिक होती है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। क्या याद रख लेनी है, गौर कर लीजिएगा मेरी बात पर। मैं कह रहा हूं स्ट्रीम या बड़ी धारा का मतलब इस विशाल जल राशि की गति, प्रवाह है वह धारा दोनों से क्या होती है, तो आपका उत्तर बनेगा इसकी जो गति है ये प्रवाह से भी और इसकी गति धारा से भी, इन दोनों से ही क्या होती है, तो आपका उत्तर आ जाएगा इन दोनों से ही अधिक देखने को मिलती है। यहाँ तीन चीजें हैं, एक आ रहा है यहाँ से ड्रिफ्ट या प्रवाह है, दूसरा आ रहा है करंट या धारा, और तीसरा आ रहा है स्ट्रीम या फिर बड़ी धारा। साथियों गौर करना, यहाँ पे तीन चीजें आपके सामने आ रही दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ इस वाले में नहीं दिखा कोई, आगे थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं इसकी। तो यहाँ आपको याद रख लेना है एक ड्रिफ्ट है, एक करंट है, एक स्ट्रीम। अब इनके बाद में अपने को याद रखना प्रश्न आता है फेंच क्या, फेंच का मतलब क्या है ये आप नोट कर लीजिएगा। फेंच का मतलब जिस तल या स्तर पर जल गति करता है, जल गति करता है उसे फेंच कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेंच कहते हैं। भाई पूरा का पूरा महासागर का पानी तो चलता नहीं, पूरा का पूरा पानी तो चलता नहीं, और जहां अपन कहें नीचे जल बिल्कुल मंद चले या बिल्कुल चले नहीं, वो वाला भाग क्या कहलाता है, वो वाला भाग नीचे वाला पानी गति कर रहा है, सॉरी शांत है, और ऊपर वाला पानी गति कर रहा है। तो जहां जिस लेवल पर वो लेवल बनता है, जो स्तर बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फेंच। क्या कहा जाता है, उसे फेंच कहा जाता है। आपको याद कर लेना है, फटाफट से आप इनको लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। बहुत बढ़िया, ये अपने बात की चारों की ठीक बात है सर। अब गौर करना भी बात, अब इन बात पर आपको गौर करना है। यानी एक तो पर कह सकते हैं कि ऊपरी जल धारा होती है, धारा में भी दो प्रकार बन जाएंगे, आप ऊपरी जल धारा कह सकते हैं और एक गहरी जल धारा कह सकते हैं। गौर कीजिएगा मेरी बात पर, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर कहा एक होती है ऊपरी जल धारा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऊपरी जल धारा, ऊपरी जल धारा ये कहां तक चलती है, तो पर कह सकते हैं यह जल राशि, यह जल राशि सतही जल से 400 मीटर, सतही जल से कितने मीटर, 400 मीटर की, 400 मीटर की गहराई तक देखने को मिलती है। आपको ये बात याद कर लेनी है, यह जल राशि सतही जल से 400 मीटर की गहराई तक देखने को मिलती है। याद रह जाएगी आपको इतनी बात, बिल्कुल रह जाएगी। क्या ध्यान रखना भाई साहब, आपको एक ही बात याद रखनी है कि ऊपरी जलधारा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सतही जो जल है, इस सतही जल से लेकर 400 मीटर की गहराई तक आपको देखने को मिलेगी। इसमें महासागरों का कितना प्रतिशत पानी रहता है, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में महासागरीय जल का, इस क्षेत्र में महासागरीय जल का 10% भाग देखने को मिलता है, 10% भाग देखने को मिलता है। कितना भाग देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 10% भाग देखने को मिलता है। ठीक बात है। इसके बाद फिर क्वेश्चन बनेगा ऊपरी जलधारा के बाद में, अब आती है गहरी जलधारा। इसका मतलब क्या है सर, देखिएगा मैं बताता हूं। यानी ये गहरी जलधारा जो है, इसमें आप यूं कह सकते हैं कि उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र है वहां पर जल का घनत्व ज्यादा रहता है और भारी जल घनत्व अधिक होने के कारण नीचे बैठता है, और अपन यूं कह सकते हैं गहराई वाले जल का अधिक घनत्व के कारण क्या करना, गति करना। ये कौन सी जलधारा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा गहरी जलधारा। तो यहां आप नोट कर सकते हैं कि उच्च अक्षांशों में, कौन से अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में जल का घनत्व अधिक रहता है, अतः जल भारी होकर नीचे बैठता
वाले भाग में गति करता है, गहराई वाले भाग में गति करता है। कौन से भाग में गति करता है? गहराई वाले भाग में गति करता है। और इसमें जरा नोट कर लेना, इस चित्र में महासागरीय जल का, इस चित्र में महासागरीय जल का कितना भाग, तो याद कर लीजिएगा 90% भाग देखा जाता है। कितना भाग देखा जाता है? तो आप कहेंगे 90% जो भाग है अब वो आपका देखा जाता है। तब तो गौर कर लीजिएगा मेरी बात पर, 90% जो भाग है ये गहरी जलधारा के रूप में, बात कर रहे हैं 10% भाग है आइए आपका ऊपरी जलधारा के रूप में। तो ये 90% जो भाग है ना, इसमें आपको याद रखना है ये गहरी जलधारा के रूप में देखा जाता है। ऊपरी जलधारा याद रखिएगा यह जल राशि सतही जल से कितनी है? 400 मीटर की गहराई तक है। यहाँ 10% भाग है और उसके बाद में नीचे वाले भागों में जो जल गति करता है उसे आप क्या कहेंगे? गहरी जलधारा के रूप में। एक चीज और बता दूं मैं, सामान्य अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महासागरीय धारा के जो दोनों किनारे होते हैं उन दोनों किनारों के नीचे का जो जल है क्या वो गति करता है क्या? तो आपका उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं करता। महासागरीय जो धाराएं हैं ये देखिएगा छोटी छोटी चीजें है ना, बड़ी काम की। ये मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं? ये मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं साथियों क्योंकि जो 11वीं क्लास की बुक है ना, हो सकता है आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। आइए इसमें गौर कीजिएगा, साइड तक नहीं दिख रहा होगा आपको। ये 11वीं क्लास की बुक है और इस बुक में टेबलेट में वो एक अलग बात है, ये 11वीं क्लास की बुक है और इस बुक में साफ लिखा हुआ है क्या कि अभी वाले नहीं, आरबीएससी वाली पुराने वाली एनसीईआरटी में बात नहीं है, यहां साफ लिखा हुआ है कि धारा के दोनों किनारों पर तथा उसके नीचे का जल स्थिर रहता है। ऐसे कथन आ जाएंगे ना तो आप याद कर लीजिएगा, सामान्य जो धारा होती है उसमें याद करना है कि धारा के दोनों किनारों का जल और उसके नीचे धारा का एक निश्चित चित्र है, अभी अपन बात करके आए जिसे अपन फेंस कहते हैं, तो फेंस के नीचे का जल तो स्थिर रहता है और उसी प्रकार धारा के जो दोनों किनारे होते हैं उन किनारों का जल भी स्थिर रहता है। तो याद रख लीजिएगा, यहां मैं बात कर देता हूं, आ जाएगा। तो यहां पे अपन एक बात कर देते हैं, अब वो क्या कर देते हैं वो कीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा, फिर अपन आगे वाले भाग में चलेंगे। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि धाराओं के दोनों किनारों पर किनारों का एवं नीचे का जल स्थिर रहता है। ये सामान्य किसी भी एक धारा की बात है। अब बात अपन ने जब गहरी जल धारा की है तो ये गहरी जल धारा तो स्पेशल जो है ये काफी गहरे वाले भागों में और उनमें भी स्पेशल कुछ अक्षांशों में देखने को मिलती है जिसे अपन गहरी जल धारा कह सकते हैं। सामान्य रूप से जो जल धारा है ये वाली जल धारा चलती है जिसे अपन क्या कहते हैं? ऊपरी जल धारा कहते हैं। और ऊपर वाला जो जल है वो इसकी अपेक्षा ज्यादा गतिशील रहता है, या अपन कहें कि ज्यादा गति करता है, या अपन कहें कि महासागरीय धाराओं के रूप में जो गति देखने को मिलती है वो किस धारा के रूप में देखने को मिलती है। अब बात ये आती है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से? साथियों गौर कीजिएगा और एक नया आपको लगा सकते हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक। आपको याद रख लेना है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के जो कारक हैं ये कौन कौन से कारक हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे अपन कह सकते हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। नंबर 1 कारक आता है पृथ्वी से संबंधित। नंबर 1 बात आती है पृथ्वी से संबंधित। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर पृथ्वी से संबंधित कारणों की बात आती है तो आपको सीधा एक बात याद रख लेनी है। और वो क्या बात याद रख लेनी? पृथ्वी से संबंधित अगर कारकों की बात आ जाए तो आपको यहां याद रख लेना है एक तो गुरुत्वाकर्षण, एक तो याद रख लेना है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के बाद में एक आपको याद कर लेना है घूर्णन। एक तो गुरुत्वाकर्षण याद रख लेना और एक आपको घूर्णन, यानी अपन घूर्णन भी कह सकते हैं और घूर्णन को परिभ्रमण भी कह सकते हैं। अब क्या करना मेरी बात पर, घूर्णन या परिभ्रमण का मतलब क्या है? सीधा सा क्या है सर मैं बताता हूं। घूर्णन या परिभ्रमण का मतलब है, आप जानते हैं पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो आपका उत्तर आएगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब क्या करती है? घूर्णन करती है। अपनी पृथ्वी घूर्णन करती है किधर से किधर, तो आपका उत्तर आ जाएगा पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब। ये अपनी पृथ्वी है, पता नहीं भाई ये मान लो ये पृथ्वी है, मानने में क्या जाता है? ये अपनी पृथ्वी और पृथ्वी आपको पता है ये किधर से किधर गति करती है, तो आपका उत्तर आएगा पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब। और इस गति करने के दौरान साथियों मैं आपको बता दूं यहां ये वाला क्या है, आप कहेंगे ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, ये वाला क्या है? ये भी महाद्वीप है, ये वाला भी महाद्वीप है, ये वाला भी आप महाद्वीप देख पा रहे हैं, ये सारे महाद्वीप हैं ऐसे ऐसे। अब स्थल भाग है ये तो गति कर लेता है, स्थल भाग तो क्या करता है? पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार गति कर जाता है, लेकिन जो जल भाग है वो स्थल भाग का साथ नहीं दे पाता, और नहीं दे पाता तो भाई साहब वो पीछे की ओर बेक लौटता है। याद जब ये गति का साथ नहीं दे पाएगा जल भाग तब क्या करेगा? ये थोड़ा बेक होगा और इसकी वापस से गति उल्टी हो जाएगी और ये फिर किधर से किधर चलने लगेगा, ये पूर्व से पश्चिम चलने लगेगा। तो यहां पे एक चीज लिख सकते हैं, इस गति के दौरान कौन सी गति के दौरान? इस गति के दौरान स्थल भाग तो पश्चिम से पूर्व गति करता है, लेकिन जल राशि स्थल का साथ नहीं दे पाती तथा किधर से किधर तथा पूर्व से पश्चिम गति करने लग जाए। अब ये तो पूर्व से पश्चिम गति करने लग गई और विश्व के जितने भी महासागर हैं वहां अपन यूं कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये वाली गति कहां लगती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये वाली गति आपको देखने को मिलती है। ये याद रख लेना, कौन से क्षेत्र में? विषुवत रेखीय क्षेत्र में गति देखने को मिलती है, ठीक बात है। अब ये गति होती है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के दक्षिण में, ठीक बात है सर। उसके बाद क्या होता है? सेम ये जो जल है ये पूर्व से पश्चिम गति करता है और इसी दौरान अपन कह सकते हैं और इसी दौरान एक जल पश्चिम से पूर्व भी गति करता है, जिसकी अपन चर्चा जब धारा पढ़ेंगे तब करेंगे कि वो जल है वो जब इकट्ठा हो जाता है महाद्वीपों के किनारों पर तब जाके वो इस प्रकार से गति करता है, जिसे आपका विपरीत विषुवत रेखीय धारा कहते हैं या प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। तो अपन एक महासागर की जब धारा पढ़ेंगे तब वहां चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको याद रख लेना, उसके बाद नोट डाल के एक बात स्पेशल लिख लीजिएगा, नोट डाल के एक बात लिखनी है और वो बात क्या लिखनी है वो कीजिएगा। यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सुनिएगा मेरी बात, आपको
यहां ध्यान रखना है क्या कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं किधर घूम जाती हैं? तो याद कर लेना मेरी बात, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं किधर घूमती हैं? फिर कह रहा हूं मैं, उत्तरी गोलार्ध की महासागरीय धाराएं दाईं तरफ किधर घूमती हैं? दाईं तरफ। एवं दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं बाईं तरफ घूम जाती हैं। एवं दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं किधर घूम जाती हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा बाईं तरफ घूम जाती हैं। और बाईं तरफ क्यों घूम जाती हैं? तो आपको पता है ना, बाईं तरफ घूम जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कोरियोलिस बल के कारण। और कोरियोलिस जो बल है इसके बारे में बताया था कोरियोलिस ने, लेकिन इस बल से जो प्रभाव होता है वो बताया था फेरल ने। तो ये काम फेरल के नियम के अनुसार हो जाता है, इसके अनुसार हो जाता है, फेरल के नियम के अनुसार। तो पृथ्वी की जो गति है वो क्या करती है? वो प्रभावित करती है। और साथ में जो गुरुत्वाकर्षण है ये तो प्रभावित करता ही है, ये तो प्रभावित करेगा ही भाई। गुरुत्वीय जो कारण है ये तो अगर कहें पृथ्वी पर लगभग सभी चीजों को प्रभावित करता है, तो महासागरीय धाराओं को भी प्रभावित करेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं कि और कौन से कारण हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। देखिएगा, अब बात आती है सागरीय कारक की। ये तो पृथ्वी से संबंधित कारक थे। अब बात आती है सागरीय कारक की। और सागरीय कारक में आप यूं कह सकते हैं, सागरीय कारक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आंतरिक सागरीय कारक, एक बाह्य सागरीय कारक। और पहले अपन बात कर लेते हैं आंतरिक सागरीय कारक की। कौन से सागरीय कारकों की? आंतरिक सागरीय कारकों की बात कर लेते हैं कि आंतरिक जो सागरीय कारक है ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो भाई साहब सुनिएगा मेरी बात कि आंतरिक जो सागरीय कारक है, कौन से सागरीय कारक? आंतरिक सागरीय कारक किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और कौन कौन से? नंबर 1 पे आंतरिक सागरीय कारकों में एक कारक आता है जिसका नाम आता है तापमान। अब मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ पर सामान्य दो चीज लिखता हूँ, एक तो मैं लिखता हूँ उच्च तापमान, एक तो मैं लिखता हूँ उच्च तापमान। और एक में लिखता हूँ उच्च तापमान जब हो जाएगा तो जल क्या होगा? तो आप कहेंगे गर्म जल। और गर्म जल है ये प्रसारित होगा या संकुचित होगा? तो आप कहेंगे गर्म जल का प्रसार होगा। और प्रसार होगा इसका मतलब यहाँ पर कैसा है? ये हल्का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हल्का। एक मैंने बात बनाई कि निम्न तापमान, निम्न तापमान होगा तो जल कैसा होगा? आपका उत्तर आ जाएगा सर ठंडा जल होगा। और जब ठंडा जल होगा तो उसमें क्या आएगा? संकुचन आएगा। और संकुचन आएगा तो जल क्या होगा? भारी होगा। हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ एक यूं बना रहा हूं, मैंने यहाँ एक चित्र बनाया, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया और फिर मैंने आपसे पूछा कुछ। मैंने यूं कहा कि ये कोई भी एक जल है, ये जल राशि है, ये भाई साहब क्या है? जल राशि। ये क्या है? जल राशि। अब मैं आपके सामने यहाँ ए और बी दो पॉइंट बना देता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा। मैंने कहा पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। देखो पॉइंट नंबर बी पर क्या है? पॉइंट नंबर बी पर उच्च तापमान, पॉइंट नंबर बी पर कैसा तापमान है? उच्च। और पॉइंट नंबर ए पर कैसा तापमान है? निम्न तापमान। आप तो मुझे एक बात बता दीजिएगा, पॉइंट नंबर ए पर जब उच्च तापमान है, बी पर जब उच्च तापमान है, ए पर जब निम्न तापमान है, तो आप निम्न तापमान वाला जल क्या है? भारी होगा या हल्का होगा? बस एक बात बता देनी, निम्न तापमान वाला जल है भारी होगा। और भारी होगा तो ये जल नीचे बैठ जाएगा। और बात करते हैं उच्च तापमान वाला जल, ये हल्का होगा तो ये ऊपर बैठेगा। ये वाला जल भारी होकर नीचे बैठेगा। अब जरा देखिएगा जल का एक प्रवाह किधर होना चाहिए? आपका उत्तर आएगा जल का प्रवाह है ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से किधर होना चाहिए? तो आपका उत्तर आएगा निम्न तापमान वाले क्षेत्रों से। तो यहां आप लिख सकते हैं अतः महासागरीय जल उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से न्यून तापमान वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होता है। अब जरा गौर कर लेना मेरी बात, मैं यहाँ क्या कह रहा हूं? मैं यहाँ केवल एक बात कर, अतः महासागरीय जल उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से न्यून तापमान वाले क्षेत्रों की ओर क्या हो रहा है? तो आपका उत्तर आएगा ये महासागरीय जल उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से न्यून तापमान वाले क्षेत्रों की ओर क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। ठीक बात है। उच्च तापमान कहां रहता है? तो आपका उत्तर आएगा भूमध्य रेखा पर। और न्यून तापमान कहां होता है? तो आपका उत्तर आएगा ध्रुवों पर। तो सामान्य जो जल की गति होती है ये अपन कह सकते हैं भूमध्य रेखा से, कहां से? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। अब जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जल चला जाएगा तो यहाँ वाला जल हल्का हो गया, हट गई तो फिर इसकी पूर्ति करने के लिए वापस एक राउंड बन जाता है और चक्राकार रूप में बन जाता है। तो ये याद रखिएगा बात विशेष है ना। हाँ, अब यहाँ लिख सकते हैं कि तापमान में उच्च तापमान तो गर्म जल होगा, प्रचार होगा, हल्का होगा, निम्न तापमान ठंडा जल होगा, संकुचन होगा, भारी होगा तो नीचे बैठेगा, इधर जल तल नीचे चला गया, इधर ऊपर उठ गया। अतः महासागरीय जल उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से न्यून तापमान वाले क्षेत्रों की ओर क्या करता है? गति करता है। इसे अपन महासागरीय धारा करें। फटाफट लिखिएगा, आप जल्दी से लिखिएगा कि तापमान में जो विभिन्नता है ये किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आप कह सकते हैं ना, चलिए आगे। अब ये चलता है फिर इसके विपरीत में जो धाराएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जल का खारापन, या पर कह सकते हैं तापमान। आप कह सकते हैं तापमान के बाद में लवणता या जल का खारापन, ये भी कैसा कारक है? तो आपका उत्तर आएगा ये भी आंतरिक। आप कह सकते हैं लवणता या जल का खारापन। लवणता या जल का खारापन, यहां देखिएगा आपको ध्यान रखने की बात कि लवणता या जल का खारापन ये क्या है? वो करना, अधिक लवणीय जल क्या होता है? भारी होता है। पहली बात आप कह सकते हैं कि अधिक लवणीय जल क्या होगा? अधिक लवणीय जल भारी होता है तथा कम लवणीय जल हल्का होता है। अधिक भारी जो लवणीय जल है वो क्या होता है? अधिक लवणीय जल भारी होता है। और कम लवणीय जो जल है क्या होता है? हल्का होता है। इसलिए मैंने यहां पर एक चित्र बनाया वापस से, और चित्र बना के यूं मैंने कह दिया ऐसे अपन ने क्या किया, ये महासागर में जल है ये भर दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां लवणता ज्यादा है, इस वाले भाग में लवणता कम है। और अब मुझे बताइएगा इधर क्या है? इधर लवणता कम है, इस वाले भाग में लवणता कम है, इस वाले भाग में लवणता ज्यादा है। लवणता ज्यादा होगी तो क्या होगा? आप कहने जल भारी होगा, नीचे बैठेगा। इसलिए जल लवणता के आधार पर बात करेंगे अपन तो याद रखिएगा ये न्यून लवणता से, कौन सी लवणता से? न्यून लवणता से आपका उच्च लवणता की ओर गति करता है। न्यून लवणता से उच्च लवणता की ओर महासागरीय जल गति करता है। महासागरीय जल गति करता है।
आपको याद रख लेनी बात कि महासागरीय जल गति करता है किधर से किधर, उच्च लवणता से न्यून लवणता नहीं, उच्च तापमान से न्यून तापमान था, लेकिन लवणता की बात आ जाएगी तो न्यून लवणता से उच्च लवणता। अब न्यून लवणता कहां भी हो सकती है, अब वो तापमान के ऊपर भी प्रभावित करता है कारण है, लेकिन स्पेशल ये चीज याद रखिएगा, न्यून लवणता से उच्च लवणता। और लवणता वाली क्लास को पूरी पढ़ के यहाँ अपन लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो न्यून लवणता से जल है ये उच्च लवणता क्यों क्या करता है, गति करता है। इसके बाद में आता है कि जो जल है ये कम लवणीय क्षेत्रों से अधिक लवणीय क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित होता है या गति करता है, ठीक है। और ये इस तरह की जो धारा है ना, ये स्पेशल खुले और बंद सागरों के मध्य चला करती है, यानी अपन यूं कहें कि ये जो धारा है ये किधर चलती है, जैसे मैं बात करता हूं जैसे खुले व बंद महासागरों के बीच, खुले व बंद महासागरों के बीच धारा चलने का यह प्रमुख कारण लगा के आप लिख सकते हैं अटलांटिक महासागर के जल का धारा के रूप में भूमध्य सागर में आना, यानी भूमध्य सागर की जो लवणता है ये क्या है, ये अटलांटिक से ज्यादा है। अब जब ज्यादा है तो वहां का जल भारी होकर बैठ गया, अटलांटिक का जल हल्का है तो अब जल गति कर रहा है किधर से किधर, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर। तो ये चीज आप आराम से नोट कर सकते हैं और फिर अपन चलेंगे आगे, ठीक है। आज चलें आगे। अब जरा गौर कर लेना मेरी बात पर, मैं आपको यूं कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे दोनों हाथों के बीच में, मेरे दोनों हाथों के बीच में यूं मान लीजिए ये क्या है, महासागर। ऊपर वाला मेरा हाथ मान लीजिएगा ये यूं गति कर रहा है अटलांटिक से किधर, आपके भूमध्य सागर की ओर, भूमध्य सागर की ओर। अब जैसे ये जल गति करेगा ना, इसके विपरीत समुद्र की धारा के नीचे अगर धारा चलती है उसे कहते हैं अधः प्रवाह, और अधः प्रवाह के रूप में जल है ये वापस संतुलन बनाने के लिए ये नीचे नीचे गति कर जाता है मध्य सागर से अटलांटिक महासागर की। ये चल रहा है यूं और ये चल रहा है यूं, ये ऊपर ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जल ज्यादा हो गया, नीचे वाला जल गएगा खिसक 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 इधर से वो इधर खिसक जाएगा, ये आएगा इधर तो यहाँ जल ज्यादा होगा, नीचे वाला इधर चला जाएगा, ये बाहर क्यों चला जाएगा, बस कहां दिक्कत आ रही है। अब सुनिएगा, लवणता में विभिन्नता के बाद में एक कारक आता है जिसका नाम आपका आता है, जिसे आप कह सकते हैं लवणता में विभिन्नता के बाद में घनत्व में विभिन्नता। लवणता में विभिन्नता के बाद में आप कह सकते हैं घनत्व में विभिन्नता, और घनत्व में भी आपको एक बात याद रखनी, उच्च घनत्व जब वाला जल भारी होगा तो धाराएं किधर से किधर चलेंगी, उच्च घनत्व से न्यून घनत्व की ओर। तो आप कह सकते हैं ऐसे नहीं, याद रखिएगा न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों से, न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों से उच्च उच्च घनत्व, न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों से उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर प्रवेश प्रवाह प्रवाह होता है। इसके बाद आप यहां लिखिएगा 3 नंबर का इनका पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये भी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति का सागरीय कारक है, और सागरीय में आंतरिक बाहरी नहीं, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में इनके पिघलने से जल की प्राप्ति होती है तथा यह ठंडी धाराओं की उत्पत्ति का एक कारण बनता है। ये बात आपको याद रख लेनी है कि ये क्या करता है, ठंडी जल धाराओं की उत्पत्ति का एक कारण है, बनता है, ठीक बात है। तो ये आपको ध्यान दे लेना भाई साहब। इसके बाद में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके बाद में कारण हो सकते हैं आंतरिक कारणों में आपका ताप है, ताप के बाद में लवणता है, लवणता के बाद घनत्व है, घनत्व के बाद में इनका पिघलना है। इसके बाद में कारण हो सकता है जल का दाब, जल का दाब तो आप वैसे ही जल का दाब ज्यादा लगेगा जहां पे वहां नीचे की ओर जल बैठ जाएगा, और नीचे की ओर बैठ जाएगा तो दाब को तो आप घनत्व से भी समझ सकते हैं, जहां दाब ज्यादा लगेगा वहां घनत्व ज्यादा रहेगा। तो न्यून लवणता से उच्च लवणता की ओर जल गति करता है, न्यून घनत्व से उच्च घनत्व की ओर जल गति करता है, और न्यून दाब से उच्च दाब की ओर जल है वो गति करेगा। ये सारे के सारे कैसे कारक, आंतरिक कारक, कैसे कारक, आंतरिक। आंतरिक कारकों के बाद में अब बात आती है सागरीय कारक जो बाह्य है, सागरीय कारक, सागरीय कारक कैसे कारक, सागरीय आपका उत्तर आएगा बाह्य सागरीय। बाह्य सागरीय कारकों में नंबर 1 पे जो आता है वो आपका आता है सनातनी, स्थायी, ग्रहीय पौने। सनातनी, स्थायी या ग्रहीय पौने, इनमें आपको याद करना है सनातनी, स्थायी या ग्रहीय पौने, जरा गौर कर लेना। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि महासागरों में, महासागरों में गतिशील जल, गतिशील जल इन पवनों का, इन पवनों का अनुसरण करता है। यानी याद रखना महासागरों में जो गतिशील जल है ये क्या करता है, ये इन पवनों का अनुसरण करता है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में, जैसे जैसे व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में, पवनों के क्षेत्र में, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम एवं पछुआ पवनों के क्षेत्र में, पवनों के क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व। जो भी अपन कहें कि उत्तर में जाके फिर होता है, जैसे अपन उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, जैसे अपन दक्षिण हिंद महासागर ड्रिफ्ट कहेंगे, जैसे अपन दक्षिण पैसिफिक ड्रिफ्ट कहेंगे, वो सारा का सारा काम है ना ये इन पवनों के कारण ही हो पाता है। तो ये कारण हो गया। इसके बाद में दूसरा कारण कौन सा हो सकता है, दूसरा एक कारण हो सकता है वायुदाब, दूसरा एक कारण हो सकता है वायुदाब। तो वायुदाब में आपको याद रखना है हवाएं हमेशा किधर से किधर चले, एक क्षेत्र ऐसा जहां पर वायु का दाब बहुत ज्यादा, और जहां वायु का दाब ज्यादा होगा वहां का जल क्या होगा, उसके ऊपर दाब लगेगा, जोर लगेगा तो नीचे बैठेगा। एक क्षेत्र ऐसा जहां पर वायु दाब कम है और वायु दाब कम है तो वो जल ऊपर रहेगा, और ऊपर
बढ़ेगा तो पानी किधर से किधर आएगा, न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर। तो यहां आप लिख सकते हैं वायुदाब में आप लिखेंगे न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर। यानी याद रखिएगा मेरी बात, यहां वायुदाब जो है इसमें क्या ध्यान रखना है कि हवाएं जो है वो तो चलती हैं उच्च वायुदाब से न्यून, और यहां बात धाराओं की आ रही भाई साहब। तो धाराएं जो है ये गति करती हैं न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब, ये धाराओं की बात है, ये हवाओं की बात नहीं है। किधर से किधर गति करती है, न्यून वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर गति करती हैं। जबकि हवाएं पढ़ते हैं, पवन पढ़ के आए थे, वायुदाब प्रणाली पढ़ के आए थे, वहां क्या पढ़ के आए थे कि हवा जो है ये उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर गति करती है। ठीक बात है सर, वायुदाब हो गई। इसके बाद में कह सकते हैं हवाएं, हवाएं हवाएं जैसे अपन कह सकते हैं मानसूनी हवाएं। अब ये जो मानसूनी हवाएं ये सबसे ज्यादा अपन कह सकते हैं सर्वाधिक प्रभाव हिंद महासागर। सर्वाधिक प्रभाव इसका कहां देखने को मिलता है, आपका उत्तर आएगा हवाओं का या मानसूनी हवाओं का सर्वाधिक प्रभाव हिंद महासागर में देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट आप कह सकते हैं वाष्पीकरण, ये भी कारण वाष्पीकरण एवं वर्षा। जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां जल का तल क्या हो जाएगा, बड़ा ऊपर रहेगा, और जहां वर्षा की मात्रा कम रहेगी तो वहां जल का तल क्या होगा, नीचा रहेगा। तो जल किधर से किधर गति करेगा, जल गति करेगा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर। आप कह सकते हैं जल गति करता है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर। यानी याद लीजिएगा सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि जल गति करता है किधर से किधर, तो आप कहेंगे उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से किधर गति करता है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर गति करता है। ठीक बात है सर। इसके बाद में फिर वाष्पीकरण की बात आई, वाष्पीकरण याद कर लेना न्यून वाष्पीकरण से उच्च वाष्पीकरण की। अगर वहां उच्च वाष्पीकरण के साथ वर्षा ज्यादा है तो फिर उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर। ये कैसे कारक है तो सागरीय कारक है, लेकिन सागरीय कारकों में बाहरी कारक है, और उसके बाद में होता है ऋतु परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, ऋतु या मौसमी परिवर्तन। ये भी क्या करता है, ये भी महासागरों की उत्पत्ति का कारण है। और ऐसा कारण कहां देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा हिंद महासागर। कौन से महासागर में, हिंद महासागर। ऐसा कारक कहां देखने को मिलता है, तो भाई साहब याद कर लीजिएगा ऐसा कारक देखने को मिलता है हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आप सामान्य विषय में बात करते हैं कि महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करने वाले कारक। यानी महासागरीय जो धाराएं है ना, इन धाराओं की जो दिशा है इसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक नंबर पे बात आती है उत्पत्ति के नहीं है, दिशाओं की, तट की आकृति दिशा। जैसा तट होगा वैसा ही धारा टकराएगी, टकराने के बाद में चली जाएगी। चाहे आप XYZ किसी भी धारा की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जैसे ब्राजील का तट है, अब तट की आकृति भी कह सकते हैं, अपन यूं भी कह सकते हैं महाद्वीप का आकार, बी पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं महाद्वीप का आकार। अब ये महाद्वीप का आकार ही तो है। अगर यहां पर ऐसा नहीं होता ना, यहां से आती है, अपन पढ़ेंगे अभी आगे अटलांटिक महासागर की धारा है। आइए यहां से दो भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तर की ओर चली जाती है, एक दक्षिण की ओर चली जाती है। अपन यूं कह सकते हैं हालांकि ये विषुवत रेखा के दोनों तरफ चलता है, लेकिन ये तो काल्पनिक ही तो है। विषुवत रेखा को ऐसा तो नहीं माइंड लाइन खींची गई, ये पूरा का पूरा जल गति से होकर आता है और आकर इस वाले तट से टकरा के इधर चला जाता है। तो इस दिशा का जो कारण है वो क्या है, वो महाद्वीप का आकार। बात करते हैं तट की बात करते हैं तो तट जहां पूछा ले लो। जैसे मैंने कहा कि अलास्का वाला तट है, यहाँ पे इस अलास्का वाले तट के कारण ही यहाँ पर क्या होती है, ये अलास्का वाला तट है इधर ही, अलास्का वाले तट के कारण ये आता है इधर, ये वाला जल जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहते हैं, और फिर ये जल अलास्का वाले तट से टकरा के इधर चला जाता है। अलास्का की धारा की उत्पत्ति में भी तट ही कारण, यानी अपन यूं कह सकते हैं उत्पत्ति कारण है, दिशा बदलना। तो दिशाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन कह सकते हैं तट की आकृति और दिशा, महाद्वीप का आकार है। इसके बाद में क्या कारण हो सकता है, और एक कारण हो सकता है महाद्वीप के आकार के बाद में महासागरीय तली के उच्चावच। महासागरीय तली के उच्चावच हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। आप कहेंगे कैसे प्रभावित करते हैं, महासागरीय तली के उच्चावच। जैसे मैंने कहा जैसे कटक, और कटक कहां, आप कहेंगे अटलांटिक महासागर। तो ये क्या करते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। इसे प्रभावित कर रहे हैं, आपका उत्तर बनेगा महासागरीय धाराओं की दिशा है, इसको ये क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। इसके बाद में मैंने कहा नेक्स्ट कारण कौन सा हो सकता है, तो भी आपने कहा ऋतु परिवर्तन, ये भी कारण हो सकता है। एक मिनट के लिए, ये महासागरों की उत्पत्ति में लिख लिया था हमने, वैसे तो यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से इसको हटा लीजिएगा क्योंकि उत्पत्ति में जो कारण है वो तो फिर मानसूनी हवाएं आएगी। या आप दिशा परिवर्तन में लिख लीजिएगा ऋतु परिवर्तन, और ऋतु परिवर्तन जैसे ही होता है, जैसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में, आपका सॉरी उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व धाराएं चलती हैं। और भाई साहब जब शीत ऋतु की बात आ जाएगी तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है। याद रहेगा आपको कि ये जो ऋतु परिवर्तन है इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो तट की आकृति और दिशा, महाद्वीप का आकार है, महासागरीय तली के उच्चावच है, और संग यूं भी आ सकता है इसका दूसरा ऑप्शन सागरीय या सागर तली की संरचना यूं भी लिखा सकता है, तो कोई ज्यादा रखनी पड़ जाएगा इसमें, है ना। तो ये है महासागरीय धाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक है। तो ये महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करने वाले कारक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग महासागरों के अनुसार अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन से महासागर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है उनकी भी अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए अभी के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में अपन अटलांटिक महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे, फिर आगे अपन प्रशांत और हिंद महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।